हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस सेशन में टैली सीखेंगे जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और अगर आपने इसे बिना स्किप किए हुए देखा तो आपको ये पूर्ण रूप से यानी अच्छी तरीके से आ जाएगा, नहीं तो इसे समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं टैली को। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ टैली, आखिरकार टैली होती क्या है। तो आपको मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहूँगा। वैसे तो टैली का मतलब होता है गणना करना, मतलब कि किसी चीज़ की काउंटिंग करना। देखो, टैली जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर देखा होगा, तो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो इसी तरीके से टैली भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अब बात आती है अकाउंट, मतलब अकाउंट का मतलब है, जैसे आप ये समझिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक है ना, या आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई कंपनी है। तो आपकी कंपनी या आपकी दुकान या आप, ठीक है, तो करते क्या हैं कि किसी से सामान खरीद के लाते हैं कम रेट पर और उसे दूसरे व्यक्ति को अधिक रेट पर बेच देते हैं। इससे आपको मुनाफा होता है। अब जो सामान आप खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें से कुछ टैक्स वाले होते हैं और कुछ बिना टैक्स वाले होते हैं, ठीक है। तो उन टैक्सों को कैलकुलेशन करना, कितना सामान आप लाए, कितना आपके स्टॉक में है, आप स्टॉक मतलब आपके पास है, कितना आप बेच रहे हैं, इस सब की जो जानकारी रखने का एक शॉर्टेड तरीका है वो है टैली। अब टैली में अपना पूरा ब्यौरा रख सकता है। जैसे कि अगर आप एक सिंपल इसे मैनुअली करें तो आप एक कॉपी लेंगे और उस कॉपी में सब कुछ लिखेंगे, आप कहाँ से लाए, कहाँ बेचा, कितने का लिया, प्रॉफिट। तो इन सब से बचने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और वो एक ही बार में आपकी डेटा को एक साथ रखता है और आपको डिस्प्ले यानी दिखाते वक्त भी उसका सरल रूप दिखाता है, जिससे उसे समझना आसान होता है। चलिए अब समझते हैं कि टैली में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर तिवारी इंटरप्राइजेस बनाया है। मतलब आप ये समझिए कि आपकी एक कंपनी है या आपकी एक दुकान है जिसका आपने नाम रखा है तिवारी इंटरप्राइजेस। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे सामान पहले किसी से व्यक्ति या कंपनी से खरीदेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को उस ज़्यादा कीमत पर उसे बेच देंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट यानी मुनाफा होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि तिवारी इंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर कंपनी। जैसे आप ये सोचिए कि आप खुद तिवारी इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सामान खरीदेंगे और फिर खरीदने के बाद सामान को बेच देंगे, यानी तिवारी इंटरप्राइजेस सामान खरीदेगा और किसी व्यक्ति को बेच देगा। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो हमने जिससे सामान खरीदा है और एक वह व्यक्ति जिसको हमने सामान बेचा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि वह कंपनी या व्यक्ति जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। और जिस व्यक्ति को हम सामान बेचेंगे उसको हम बोलेंगे सेंड्री डेबिटर, ठीक है ना। और जो हमारा सामान है उसे हम बोलेंगे स्टॉक आइटम, जो कि प्राइमरी में होता है, ठीक है। देखो, एक से आपने सामान खरीदा, जिससे सामान खरीदा वो किसके अंदर आता है, आपका सेंड्री क्रेडिटर के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरा जिसको आप सामान बेच रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है। और सामान को हम बोलते हैं स्टॉक आइटम। और ये तीनों चीजें, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर और स्टॉक आइटम्स जो है वो किस में बिलोंग करते हैं, मास्टर्स में बिलोंग करते हैं। अब मास्टर क्या होता है, टैली में आप देखेंगे कि जब टैली को आप ऑन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली लिखा आता है। गेटवे ऑफ टैली में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये दिख रहा होगा क्रिएट के ऊपर, मास्टर्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद यूटिलिटीज, फिर उसके बाद रिपोर्ट। तो इन चारों में से जो मास्टर वाला है, उस मास्टर के अंदर ही इन तीनों चीज़ों की एंट्री की जाती है, ठीक है ना। वैसे मास्टर में पहुंचने के लिए हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे LALT+C। ओके, उसके बाद अगर आप इसे पुराने वाली टैली में देखें, टैली प्रा 9, क्योंकि अब तो टैली प्राइम आ गया है इस बार का, जिसमें ऑलरेडी जीएसटी लगा है, जबकि टैली प्रा 9 में हमें जीएसटी ऑन करना पड़ता है। बस डिफरेंस कुछ नहीं है, बस काम करने के लिए अब टैली प्राइम जो है वो ज़्यादा ईजी हो चुकी है, मतलब आसानी से हम इसे कर सकते हैं। वैसे अगर हमने टैली प्राइम सीख लिया तो आसानी से हमें टैली प्रा 9 आ जाएगा, और अगर हमें टैली प्रा 9 आता है तो ऑटोमेटिकली हमें टैली प्राइम भी आ जाएगा, क्योंकि बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए गए हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें अगर आप पुराने वाले में भी देखें तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मास्टर है, एक ट्रांजैक्शन है और एक यूटिलिटीज़ है और रिपोर्ट है। उसके अंदर भी दो दो ऑप्शन बना रखे हैं ट्रांजैक्शन में, जबकि अब नए वाले में आपको दिख रहा होगा ये कुछ अलग ढंग से शो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन काम वही है, जो यहाँ करेंगे वही आप इसमें भी करेंगे।
ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि मास्टर के अंदर होगा क्या। जैसे कि आपको ये जो दिख रहा है मास्टर, और मास्टर के अंदर जब आप क्रिएट में क्लिक करते हैं तो आप ऐसी चीज़ को विंडो को पाते हैं जिसमें एक अकाउंटिंग मास्टर लिखा है, देखो जैसे ग्रुप, लेजर, करेंसी, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेंटरी मास्टर्स भी हैं, ठीक है, और एक स्टेटरी डिटेल्स भी है। अब इसके अंदर जो हमारा मेन काम रहता है वो लेजर में ही रहता है। बाकी ग्रुप बनाना, करेंसी को क्रिएट करना, अगर आपको न्यू करेंसी चाहिए तो आप यहाँ क्रिएट भी कर सकते हो। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें ऑलरेडी पहले से सब कुछ फिटेड है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, कि कंपनी कैसे बनाएं। चलो आइए से हम शुरू करते हैं। ओके, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेलीप्रा 9 या टेली प्राइम डाउनलोड करना होगा। इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप गूगल में जाइए और वहाँ पे लिखिए टेली प्राइम या टेलीप्रा 9, और सीधे ऑफिशियल जरूर लिखिएगा, टेली प्राइम ऑफिशियल या टेलीप्रा 9 ऑफिशियल। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाते हैं जहाँ डाउनलोड का लिंक आपको मिलता है, और डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप इसे डाउनलोड करते हैं, चाहे आपने टेलीप्रा 9 किया है या टेली प्राइम, लेकिन हम यहाँ पर टेली प्राइम पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम टेली प्राइम में ही अब कंपनी बनाना और काम करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे ऑन कर लीजिए। तो ऑन करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ओके, खुलते ही आपको ये 4 ऑप्शन पूछेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नंबर है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपने बाई कर लिया है, ठीक है। या आपके पास पहले से ही नेटवर्क है, जैसे कि इसमें बहुत सारी टैली एक साथ चल सकती हैं। अगर आप सिर्फ इसे सीखने के पर्पज़ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर दीजिए। तो सबसे पहले ऊपर से साफ साफ लिखा आ रहा है क्रिएट कंपनी, जबकि पहले वाले में से क्रिएट कंपनी नहीं आता था, उसमें साइड में ऑप्शन होते थे क्रिएट कंपनी, लेकिन ये पहले ही सीधे क्रिएट कंपनी में आ रहा है। तो बस आपको एक क्लिक दबाना है, और क्लिक दबाते ही आपको एक फॉर्म नजर आएगा। इस फॉर्म में आप कंपनी का नाम भरिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने तिवारी इंटरप्राइजेज बनाना है, तो मैं यही बना देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखाएंगे तिवारी इंटरप्राइजेज। ओके, ठीक है। आगे चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का पूरा नाम प्राइवेट लिमिटेड होता है, लेकिन मैं केवल तिवारी इंटरप्राइजेस ही कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मेलिंग एड्रेस है, तो भैया तिवारी इंटरप्राइजेस ही होगा, सबसे पहले नाम ही लिखते हैं। एड्रेस जहाँ आपने बनाया है, तो मैंने अल्मोड़ा में बनाई है तो मैंने अल्मोड़ा लिख दिया। अगर अल्मोड़ा में कोई पर्टिकुलर जगह है तो आप भरिए, जितनी भी आपको डिटेल पता है आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपने कौन से स्टेट में खोली है, तो मैंने ये उत्तराखंड में खोली है, तो उत्तराखंड लिखते ही यहाँ पर साइड में ऑप्शन आ गया, आप चाहे इसे क्लिक कर लीजिए या एरो से जाके इंटर दबा दीजिए। उसके बाद पिन कोड पता है तो सही है, नहीं तो आप इंटर मार के छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसका पिन कोड पता है। तो उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो लैंडलाइन आप उसे डालिए। मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। फिलहाल मैं डेमो में डाल देता हूँ 98120, ठीक है, और 0000, ठीक है। तो आपके ये लीजिए, इंटर कर दिया। फैक्स नंबर, आमतौर पे अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए। ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, tiwari@gmail.com। ओके, तो ईमेल आईडी भी हमने डाल दी अपनी कंपनी की, ठीक है। या जिस नाम से है वेबसाइट है तो आप वो भी डाल दीजिए, ठीक है। नहीं है तो आप इंटर दबाइए। अगर आप कौन सी जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से है, तो आपको पता ही होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है, जो नया साल होता है, वैसे तो वो हम 1 जनवरी से मानते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें टैक्स वैक्स हमें भरना होता है, तो नया साल 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो हम 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करते हैं, और बुकिंग भी हम 1 अप्रैल 2022 से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि आज ही हमने कंपनी को क्रिएट किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आपने पहली क्रिएट कंपनी हुई है तो कोई बात नहीं, अगर आपके ने पहली अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है लेकिन टैली आज आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पुरानी एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट बदल के 2021 2020 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 2022 की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसे 2023 की एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 अभी तो नहीं आया हुआ है, तो फिलहाल हम जिस दिन इसे बना रहे हैं वो अभी अप्रैल से पहले यानी 2022 वाला ही काम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले बैलेंस करेंसी हम इंडिया में हैं तो रुपीस इस्तेमाल करते हैं, जैसे INR यानी इंडियन रुपीस कहते हैं। ओके, तो क्लिक दबाने पर ये पूछता है आपसे यस और नो, तो आप वाई दबाइए या इंटर दबा दीजिए, ये कंपनी आपकी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब आपको इसको यस लिखा हुआ है, बस इंटर इंटर इंटर, GST याद रखिएगा यस होनी चाहिए, अगर नो है तो वाई दबा के यस कर लीजिए। यस दबाते ही आपको यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ उत्तराखंड ही में ही हमारा स्टेट है जहाँ हम कंपनी बना रहे हैं, बस आप इंटर करते जाइए क्योंकि बाकी ऑप्शन है ही। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि GST रेट डिटेल्स की बात कर रहा है, यहाँ पर नो है क्योंकि मेरे पास अभी GST नंबर नहीं है। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यस करेंगे तो अंदर ही आपसे GST की डिटेल मांगने लगेगा, अदरवाइज आपने इसको सिर्फ
नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद ही हम आगे चले जाते हैं और बस इंटर इंटर दबाते रहिए और ये सेव। ठीक है, लास्ट में एक्सेप्ट पूछ रहा है तो आप वाई या इंटर दबा के इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद ये टीडीएस रिपोर्ट में आप वापस यहीं पहुंच गए और यहाँ पर क्या लिखा है, इनेबल टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस को नो रहने दीजिए और इंटर दबा दीजिए। फिर से वाई या इंटर दबाइए तो आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है और यहाँ पर लिखा आ गया है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आया है तिवारी इंटरप्राइजेस और फिलहाल आपने अभी तक इसमें कोई एंट्री नहीं की है। अब बाकी का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इसी के आगे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, लेन देन की। अभी तक हमने बाउचर के बारे में जान लिया है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने जान ली हैं। आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए क्योंकि अभी हम जब इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें याद भी रहना है ये चीज़ें कि लेने वाले को सेंडेटरी क्रेडिटर कहते हैं और आप जिससे सामान बेच रहे हो उसे हम सेंडेटरी डेबिटर कहते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में हमें कुछ बातों का ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शन वैसे हम दो टाइप से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या तो हम खरीद रहे हैं तो खरीदने के ट्रांजैक्शन होंगे या हम उसे बेच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सेल अकाउंट। ठीक है, याद रखना, खरीद रहे हो तो वो कौन सा अकाउंट में रखा जाएगा, परचेज अकाउंट में रखा जाएगा और अगर मैं आपसे कहूँगा बेच रहे हो तो सेल अकाउंट में कहा जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लेजर, लेजर का मतलब होता है खाता। यानी आप ये सोचिए एक कॉपी है आपके पास, एक कॉपी में आपने खरीदे गए सामान की एंट्री की गई है और दूसरे जो आपके पास खाता है या आपके पास जो फाइल जैसी है उसमें आपने सेल अकाउंट की एंट्री कर रखी है। ठीक है ना, तो याद रखना एक कॉपी में परचेज है और एक कॉपी में आपने सेल की एंट्री कर रही है। यहाँ पर हम उसे कंप्यूटराइज करते हैं। देखो अब खरीदना और बेचना, देखो मैंने एक टाइप का खरीदना, दूसरे टाइप का खरीदना बेचना, तीसरे टाइप का खरीदना बेचना और चौथे टाइप का खरीदना बेचना के बारे में यहाँ पर लिखा है। अब इसे हम समझते हैं कि ये है क्या। देखो खरीद हम चार तरीके से सकते हैं और बेच भी हम चार तरीके से हैं। जैसे हो सकता है कि आपने जो सामान खरीदा हो, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारे ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में ही आप सामान खरीद रहे हैं लेकिन वो सामान पर जीएसटी नहीं पड़ता, जैसे कि मिल्क। ठीक है, अगर आपने दूध खरीदा है तो दूध में जीएसटी नहीं पड़ती है। इसकी डिटेल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि किस पे जीएसटी पड़ती है, किस पे नहीं, किस पे कितनी % जीएसटी है इस साल। ओके, तो अगर आप बिना टैक्स वाला सामान एक ही राज्य से खरीदते हैं, जैसे आप उत्तराखंड में आपकी कंपनी है और आप उत्तराखंड से ही खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री परचेज एग्जेम्प्ट कहलाती है। ठीक है, हुआ तो परचेज अकाउंट, लेकिन परचेज अकाउंट मतलब ये ऐसे सोचिए कि आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी को आपने 4 भागों में डिवाइड की है, तो उसका जो कॉपी में परचेज एग्जेम्प्ट वाला जो हिस्सा होगा उसमें जो एंट्री होगी वो बिना टैक्स वाले सामान की होगी और वो बिना टैक्स वाला सामान उसी राज्य से खरीदा होना चाहिए जिस राज्य में आपकी कंपनी है। जैसे आप उत्तराखंड में हैं तो आपने सामान उत्तराखंड में ही से ही खरीदना है। और इसी तरीके से सेल एग्जेम्प्ट भी हुआ कि आपकी कंपनी उत्तराखंड में है और आपने अपना सामान भी उत्तराखंड में ही बेचा है, तो उसकी एंट्री जो होगी वो कहाँ होगी, सेल एग्जेम्प्ट में होगी। दूसरा है परचेज इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट और सेल इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट। यदि आपने कोई बिना टैक्स वाला सामान दूसरे राज्य से खरीदा है, जैसे आप उत्तराखंड में हो और आप दिल्ली से सामान खरीद लाए, आप उत्तराखंड में हो आप यूपी से सामान खरीद लाए, तो इस स्थिति में अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिना टैक्स वाला दूध खरीद के लाते हैं, यानी बिना टैक्स वाला सामान खरीद के लाते हैं, तो उसकी एंट्री होती है परचेज इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट। जैसे कि आप उत्तराखंड में हो और आपने दिल्ली से दूध खरीद लिया है, तो क्योंकि दूध में टैक्स नहीं है और वो दूसरे राज्य से खरीदा गया है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज इंट्रास्टेट एग्जाम में। ठीक है, ये एक अकाउंटिंग वाउचर है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपने उत्तराखंड में हो और आपने दूध को दिल्ली में बेच दिया है जो कि बिना टैक्स वाला है, तो इस टाइप की जो एंट्री होगी वो होगी सेल इंट्रास्टेट एग्जाम। मतलब ऐसा सामान बेचना है जिस पर टैक्स ना लगे, लेकिन उस राज्य में नहीं बेचना है जिस राज्य में आपकी कंपनी है। जैसे आप उत्तराखंड में हैं तो आप उत्तराखंड में सामान नहीं बेचेंगे, आप किसी दूसरे राज्य में अगर बेचते हैं तब आप सेल इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट की एंट्री करेंगे। अगर आप उत्तराखंड में और उत्तराखंड में बेचेंगे तो सेल एग्जेम्प्ट है। ओके, अब तीसरा है परचेज जीएसटी और सेल जीएसटी। अगर आपने कोई टैक्स वाला सामान अपने ही राज्य से खरीदा है तो उसकी एंट्री परचेज जीएसटी में होती है। जैसे आप उत्तराखंड में आपकी कंपनी है और उत्तराखंड से ही आपने एसीसी सीमेंट या कोई भी सीमेंट खरीदा है जिस पर जीएसटी लगता है, तो उसकी एंट्री होगी परचेज जीएसटी में। और अगर आप उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में आपने कहीं पर भी अपना सामान बेचा है जिस पर टैक्स है, तो उसकी एंट्री होगी सेल जीएसटी पर।
इसी तरीके से आप परचेज आईजीएसटी और सेल आईजीएसटी है कि अगर आपने कोई टैक्स वाला सामान किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश से खरीद लिया है तो उसकी एंट्री होगी परचेज आईजीएसटी से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सीमेंट को दिल्ली से खरीद लाएं, आप हैं उत्तराखंड में, ठीक है, और आपने दिल्ली वाले राज्य से, ठीक है, उत्तराखंड राज्य वाला अगर दिल्ली से आप सामान खरीद के लाते हैं दूसरे राज्य से, या आप किसी विदेश से इसको मंगा लेते हैं लंदन पेरिस से, तब उसकी एंट्री होगी परचेज आईजीएसटी में। इसी तरीके से सेल आईजीएसटी है कि अगर आप उत्तराखंड में हैं लेकिन आप उत्तराखंड में सामान ना बेच के किसी अन्य राज्य से, आप उत्तराखंड में हैं तो आप यूपी में बेचिए या दिल्ली में बेचिए या किसी विदेश में बेच दीजिए, तो उसकी एंट्री जो होगी वो होगी सेल आईजीएसटी में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप पहले एक कॉपी में लिख लीजिए और सिंपली इसे कौन कहाँ, जैसे परचेज एग्जेम्प्ट मतलब आपका एक ही राज्य में बेचना, एक ही राज्य से खरीदना है बिना टैक्स। सेल एग्जेम्प्ट मतलब एक ही राज्य में बेचना है बिना टैक्स। परचेज इंट्रा स्टेट का मतलब है अलग राज्य से खरीदना है बिना टैक्स। और सेल इंट्रा स्टेट एग्जाम का मतलब है बिना टैक्स वाला सामान दूसरे राज्य में बेचना है। परचेज जीएसटी का मतलब है कि टैक्स वाला सामान अपने ही राज्य से खरीदना है। सेल जीएसटी का मतलब है टैक्स वाला सामान अपने ही राज्य में बेचना है। और परचेज आईजीएसटी का मतलब है टैक्स वाला सामान दूसरे राज्य या दूसरे देश से खरीदना है। सेल आईजीएसटी का मतलब है कि आपने टैक्स वाला सामान दूसरे राज्य या दूसरे देश में बेचना है, ठीक है। चलिए अब इन चारों ट्रांजैक्शनों को प्रैक्टिकली टैली में करके देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि ये 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं। पहला है बेस्ड ऑन परचेज एग्जेम्प्ट एंड सेल एग्जेम्प्ट। दूसरा है बेस्ड ऑन परचेज इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट एंड सेल इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट। तीसरा है बेस्ड ऑन परचेज जीएसटी एंड सेल जीएसटी @14% वाला। एंड चौथा है बेस्ड ऑन परचेज आईजीएसटी एंड सेल आईजीएसटी @18%, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर को पहले किसी जगह पे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट कर लीजिए क्योंकि टैली के वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं इन चारों ट्रांजैक्शनों को वन बाय वन। इसके लिए सबसे पहले आप टैली को ऑन कर लीजिए, इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कीजिए तो आपका गेटवे ऑफ टैली खुल जाता है और यहाँ पर कंपनी का नाम तिवारी इंटरप्राइजेज जो कि अभी अभी हमने बनाई थी उसका नाम आगे है और डाटा ऑफ लास्ट एंट्री नो बाउचर इंटर लिखा हुआ है, यानी क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं। परचेज एग्जाम, सेल एग्जाम, परचेज इंट्रास्टेट एग्जाम, सेल इंट्रास्टेट एग्जाम, परचेज जीएसटी, सेल जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और सेल आईजीएसटी के लिए हम क्या बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन चारों को परचेज अकाउंट में लेना है और इन चारों को सेल अकाउंट में लेना है, ठीक है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमें से वन बाय वन एंट्री कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम टैली को ऑन कर चुके हैं, गेटवे ऑफ टैली पे हैं। इसके बाद आप ये मास्टर में, मैंने आपको बताया था ये सब मास्टर में है, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्रिएट पे चली जाएगी। इसमें जो दूसरा ऑप्शन अल्टर होता है ये एडिट करने के लिए होता है अगर आपकी एंट्री खराब हो जाए तो। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट में हमने क्या क्रिएट करना है, लेजर। मैंने आपको बताया था ये सभी लेजर हैं, ठीक है। तो लेजर के अंदर जाइए। ओके, लेजर के अंदर जाते ही ये एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपने 4 परचेज के और 4 आपके सेल के बनाने हैं। तो पहला क्या था, परचेज एग्जेम्प्ट, PURCHESE एग्जेम्प्ट, CMPT, ठीक है, परचेज एग्जेम्प्ट। और इसके बाद ये जो अंडर है, ठीक है, जो ये अंडर आ रहा है इसी को मैंने आपको बताया था कि ये सारे किसके अंडर आते हैं, परचेज अकाउंट। तो ये आप यहाँ से परचेज अकाउंट ढूंढिए या सिर्फ PUR लिख के इंटर दबा दीजिए तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखा आ जाता है। और टाइप ऑफ लेजर जो है उसमें नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद ये जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको याद रखना है कि जीएसटी हम परचेज एग्जेम्प्ट वाले में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन के लिए हमें जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद बैंक डिटेल आप देना चाहें तो यस कर लीजिए, अदरवाइज हम कोई भी बैंक डिटेल नहीं दे सकते हैं इसमें। ओके, तो नो कर लीजिए और इंटर करिए, तो ये एक्सेप्ट करने को कहता है तो यस कर लीजिए। तो पहला बन गया। अब परचेज एग्जेम्प्ट बन गया तो इसको बेचने के लिए होता है सेल एग्जेम्प्ट। तो अगला हुआ सेल एग्जेम्प्ट, सेल एग्जेम्प्ट। और ये किसके अंदर आता है, मैंने बोला था सेल अकाउंट, क्योंकि आप बेच रहे हैं। तो आप बस SAL लिखकर इंटर दबाइए तो सेल अकाउंट आता है। वही नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, बस उसके बाद इंटर इंटर और इंटर करके इसे सेव कर लेना है। यस और नो में यस कर दिया हमने। उसके बाद परचेज एग्जेम्प्ट के बाद बनेगा परचेज इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे परचेज
इंट्रा स्टेट एग्जाम, ठीक है। और ये होगा आपका परचेज अकाउंट में, क्योंकि परचेज है तो परचेज अकाउंट, सेल है तो सेल अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल, आपका जीएसटी इसमें भी नहीं लगता इंटरेस्ट रेट में, ओके। तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से अगला है परचेज जीएसटी, ठीक है। और क्योंकि आपने पहले परचेज इंटरेस्ट रेट किया है तो इसी के साथ साथ आप सेल इंटरेस्ट रेट भी बना दीजिए, सेल इंट्रा स्टेट एग्जाम, ठीक है, ओके। उसके बाद क्योंकि ये सेल है तो सेल अकाउंट के अंदर आएगा, और इसे नॉट एप्लीकेबल, इसे आपको याद रखना है, ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा, कोई टैक्स नहीं है इसमें, और इसे भी आप इंटर इंटर करके सेव कर दीजिए, ठीक है। कुछ अदर डिटेल्स भी आती हैं तो आप उसे इंटर इंटर करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका परचेज जीएसटी, ठीक है, ओके। उसके बाद एलिस में कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं, परचेज है तो परचेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट इंटर कर दिया। आपको याद रखना जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ इस बार एप्लीकेबल है। अल्टर डिटेल, पहले से हम जीएसटी की कोई डिटेल सर्च नहीं करते। टाइप ऑफ सप्लाई को समझिए, अगर आप सामान बेच रहे हैं तो उसे सामान को गुड कहते हैं। जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ठीक है, या आपका जैसे वोडाफोन वाले हैं, ये तो सर्विस दे रहे हैं ना, आपको सामान थोड़ा दे रहे हैं, तो इन्हें हम सर्विस बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जैसे कोरियर है वो सर्विस होती है, ठीक है, कोरियर सर्विस। आपका जो पोस्टमैन है, ठीक है, जो डाक है वो भी सर्विस में आती है, लेकिन जो सामान है मतलब जो फिजिकल चीज है वो गुड में आती है। तो हम यहाँ पर गुड कर लेंगे क्योंकि हम सामान बेचने वाले हैं, ओके। इसके बाद इसे भी सेव कर लीजिए। उसके बाद परचेज जीएसटी है तो 100%, इसके बाद हमारा सेल जीएसटी भी होगा बेचने के लिए, तो ये आएगा सेल अकाउंट में, ओके। आपको एप्लीकेबल ही रखना है, नो नो, ओहो सॉरी, सर्विस की जगह पे गुड कर दीजिए क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, और इंटर, बैक आने के लिए आप बैक स्पेस दबाते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज आईजीएसटी, ठीक है, परचेज आईजीएसटी। और परचेज है तो 100% परचेज अकाउंट होगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल होती है इसमें। आप बस इसे सर्विस की जगह पे गुड कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेल, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेल आईजीएसटी, ओके। और क्योंकि ये सेल है तो 100% सेल अकाउंट ही होगा, ओके। नॉट एप्लीकेबल है, टाइप ऑफ लेजर्स, ये जीएसटी एप्लीकेबल है, और गुड्स करना है, और इसको भी अपने सेव कर लेना। तो इस तरीके से हमने चारों बना लिए हैं। अब आप एस्केप ईएससी प्रेस करके पीछे आ जाइए, यस, ओके, और पीछे तो वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हैं आपने क्या बनाया है, तो आप अल्टर में चले जाइए, अल्टर में आप इंटर दबाइएगा, और उसके बाद आपने लेजर बनाया है तो लेजर में चाहिए, तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे कि आपने परचेज एग्जाम बना है, परचेज जीएसटी बना है, परचेज आईजीएसटी बना है, परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम बना है। इस तरीके से सेल एग्जाम बना दिए है, सेल जीएसटी, सेल आईजीएसटी और सेल इंट्रास्टेट एग्जाम। अगर आप किसी को एडिट करना चाहते हैं तो एक बार और इंटर कर लीजिए, तो आपको ये एडिट का ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो इंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं चेंज करके, या एस्केप दबा के आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने पहला काम पूरा कर लिया। दूसरा काम क्या है कि हमने दो चीजें बेचनी है, ठीक है। एक तो हम मिल्क बेच लेते हैं और एक एसीसी सीमेंट। मिल्क इसलिए क्योंकि वो बिना टैक्स का है, और एसी सीमेंट इसलिए क्योंकि वो टैक्स का है। तो जो हमारा मिल्क और एसीसी है हमने उसको क्रिएट करना है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सामान है, और सामान को क्या बोलते हैं, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए वही मास्टर के अंदर क्रिएट कीजिए, और देखिए कहीं पर स्टॉक आइटम लिखा होगा, ये देखिए इन्वेंटरी मास्टर्स में ये रहा स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में आप इंटर कर दीजिए, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको स्टॉक का वो नाम पूछ रहा है, तो स्टॉक का नाम जो है वो है आपका मिल्क, तो हम यहाँ पर मिल्क टाइप करते हैं, मिल्क, ठीक है। उसके बाद अंडर प्राइमरी रहेगा, मैंने आपको बताया था ये प्राइमरी है। यूनिट, देखो मिल्क जो है वो आपका किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लीटर ऑप्शन नहीं आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, यानी आपको पहले यूनिट बनाना चाहिए। यूनिट बनाने के लिए या तो आप वापस उसी क्रिएट के अंदर जाके यूनिट क्रिएशन कर लीजिए, या कहीं पर से भी कहीं जाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है LL+C। तो यूनिट के ऊपर आके एक बार आप LL+C दबा लीजिए, तो यूनिट LL+C दबाने से हम यूनिट क्रिएशन में चले गए। तो सैंपल क्या होगा, लीटर होगा, LIT लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद पूरा नाम लीटर्स लिखते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा कि इस चीज को आप ढूंढिए, तो हम लीटर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किलो लीटर करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ऐसे आप सेव कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसे बैक स्पेस दबाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन गया लीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लीटर वाले को चुन लेना है। जीएसटी आप जानते हो कि इसमें जीएसटी नहीं लगती, तो नॉट एप्लीकेबल, कोई भी ड्यूटी रेट नहीं देना है, बस आप इसे सेव कर लीजिए। मिल्क करने के बाद आप दूसरा सीमेंट करना है एसीसी सीमेंट। ठीक है, तो हमने इस एसीसी सीमेंट क्रिएट किया है और ये प्राइमरी में रहेगा। और जो सीमेंट होता है उसकी बोरियां आती हैं जिसे हम बैग बोलते हैं, लेकिन हमने तो अभी लीटर ही बनाया है, तो लीटर तो नहीं ले सकते, हमें तो बैग चाहिए था। तो आप नया बनाने के लिए फिर से वही LL+C दबा लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए बैग। ठीक है, ओके, बैग, और पूरा फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसके, बैग्स। और अब इसमें से आपको ढूंढना है, तो पहले नंबर पे ही वो आ गया है, तो बैग्स। ओके, तो आप इसे भी सेव कर लीजिए, वहां बैग लिखा गया। जीएसटी यस एप्लीकेबल है, और टाइप ऑफ सप्लाई आप जानते हो ये गुड है, और आप इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, फिर आप ESC दबाकर आप वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। तो ये हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। तो अभी तक हमने एक तो अकाउंटिंग वाउचर बना लिया है और एक हमने स्टॉक आइटम, ठीक है, जिसको हम अल्टर में जाके देख भी सकते हैं और आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो अल्टर में आप देख रहे हैं कि लेजर में गए तो आप ये 4 लेजर, स्केप दबा के बाहर आइए, फिर से अल्टर के अंदर जाइए और स्टॉक आइटम में आप जाएंगे तो स्टॉक आइटम में आपको स्टॉक आइटम भी दिखाई देने लग गया, एसी सीमेंट और मिल्क। इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने स्टॉक आइटम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट नजर आ रहा है, आप जितने चाहें उतने यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट के अंदर जाना है। ठीक है, तो आपको क्या क्रिएट करना है वो आप जानिए। तो जैसे हमने स्टॉक आइटम करना है तो स्टॉक करिए, यूनिट करना है तो यूनिट में जाइए, इंटर दबाइए तो यूनिट बनाइए जितनी मर्जी आपकी, जितने चाहें आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। इसी तरीके से ग्रुप भी हम चाहें तो बना सकते हैं, फिलहाल हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं। ग्रुप जैसे सीमेंट वाला इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप अलग, ठीक है, और डेली प्रोडक्ट वाला अलग, इस टाइप से आप चाहें तो उन्हें यूनिटों में भी बांट सकते हैं, लेकिन हमारा इसके बगैर भी काम हो जाता है। तो अब ट्रांजैक्शन को शुरू करने की बारी आती है, लेकिन ट्रांजैक्शन को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब आपने कंपनी बनाई है तो कंपनी में कुछ पैसा तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना अपना काम शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे कैसे, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले टैली में जो एंट्री होती है पहली बार, वो कहाँ होती है, आपकी रिसिप्ट में होती है। यानी रिसिप्ट होता है पैसा लेना, चाहे वो अपने ही पैसा कंपनी में क्यों ना लिया गया हो। तो सबसे पहले हम अपना पैसा लगाएंगे। इस पैसे को लगाना हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब हमारा खुद का पैसा लगा रहे हैं। तो कैपिटल बनाने के लिए सबसे आप पहले क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कैपिटल का भी अकाउंट बनाना होगा। और लेजर में चले जाइएगा। लेजर में जाने के बाद हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, मतलब जो हम अपनी पूंजी लगा रहे हैं उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, और इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही लेते हैं क्योंकि ये हमारी कैपिटल है, मतलब हमारा खुद का पैसा है। तो बस आपको पहले ही ऑलरेडी ये कैपिटल अकाउंट हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कीजिए और इंटर 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 करके आप इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि आपका खुद का पैसा है। ओके, ठीक है, जीएसटी डिटेल नहीं है कह रहा था, फिलहाल इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए और सेव। यस, हमने अपना पैसा लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखना चाहते हैं तो आप पहले गेटवे ऑफ टैली में आइए और सबसे पहले आप बैलेंस शीट के अंदर जाइए। बैलेंस शीट के अंदर जाते ही आपको सबसे ऊपर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस कैपिटल अकाउंट में हम पैसे भरने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बना तो दिया लेकिन अभी उसमें पैसे नहीं डाले हैं। तो अब हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन में हम पहला ट्रांजैक्शन के लिए पहले वाउचर के अंदर जाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये तो पेमेंट है, लेकिन हमारे सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिसिप्ट में होगा। तो आप यहाँ से रिसिप्ट छांट लीजिए, जिसे F6 प्रेस करके या रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर रिसिप्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप जो चाहे वो भर सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली एंट्री है तो मैं 1 ही डालना पसंद करूंगा। और आज की डेट में डाला है तो 1 अप्रैल 2022, या जब भी आप डाला होगा उस डेट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर जो अकाउंट होता है वो कैश होता है। ठीक है, अब ये कैश क्या है कि आपने अपनी कंपनी में पैसा लगाया कैसे, उसका अकाउंट क्या था, कैश में लगाया, बैंक में डाला, तो यहाँ पर केवल कैश का ऑप्शन आया है। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अपने SBI बैंक अकाउंट या कंपनी के बैंक अकाउंट या किसी जगह पर डालना चाहते हैं, कैश नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसे क्रिएट करके एक नया क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। आप यहाँ पर अलर्ट, पहले अलर्ट दबाइए और LL+C दबाते ही आप सीधे ही इसका भी एक लेजर बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जैसे कंपनी SBI
बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि कंपनी के एसबीआई के बैंक अकाउंट में हम इसे डाल रहे हैं। ओके, तो और ये क्योंकि बैंक अकाउंट है तो अंडर भी बैंक अकाउंट ही आएगा, तो बैंक अकाउंट लिखिए और साइड में बैंक अकाउंट आ गया है। ओके, उसके बाद अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए जो भी आपका अकाउंट नंबर है, तो मैं एक डेमो अकाउंट नंबर डाल देता हूं। ओके, ठीक है, आईएफएससी कोड जो है एसबीआई का आप डाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है। ओके, ठीक है ना। उसके बाद ये कोई जरूरत नहीं है, बैंक का नाम ऊपर से हमने डाला है, ब्रांच कहाँ की है वो लिख लीजिए क्योंकि आईएफएससी से बैंक का नाम तो पहचाना जाता है, और ब्रांच का नाम भी फिलहाल आप नाम डाल दीजिए। ठीक है, मैं अल्मोड़ा डाल देता हूँ। ओके, बाकी इसमें कोई चेकबुक एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप बस यस यस कर लीजिए। और अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो एड्रेस भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर 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 करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई बैंक अकाउंट में आप पहली बार अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से लगा रहे हैं, आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कहाँ डालना है या किससे लेना है या किससे देना है, इस टाइप का कुछ होता है। तो पर्टिकुलर हम इसको कैपिटल अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो आप CAP लिखेंगे तो आपका वहां पर लिखा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट साइड में, क्योंकि आपने उसे क्रिएट कर दिया था। और अगर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया होता तो LC करके फिर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इंटर दबाया, तो कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं, मैं लगाना चाहता हूँ 5 लाख। ओके, 5 लाख रुपए, बस आप बस इंटर इंटर दबा दीजिए। ठीक है, कोई चेक वेक नंबर से आपने लगाया है तो यहाँ पर चेक नंबर भर लीजिए। ठीक है, या कैश डाला है तो आप कैश भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, हम इसमें इंटर इंटर करते हैं, बैंक का नाम आपने बता ही दिया है। ठीक है, किस बैंक से आपने डाल रखा है करके, तो नॉट स्पेसिफाई बैंक नेम आ रखा है। ठीक है, तो हम इसे नॉट स्पेसिफाई रहने देते हैं या नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं। ओके, ठीक, ठीक है, अगर आपने कोई बैंक से डाला है तो उसका नाम भी भर सकते हैं। नरेशन में आप पूरा लिख दीजिए कि कैश डिपॉजिट या जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। नरेशन में आप एक हिसाब से टिप्पणी समझ लीजिए कि आपने ये क्या किया है, आप अपने हिसाब से अपने याददाश्त के हिसाब से इसे लिख लीजिए। तो मैं लिख देता हूं कैश डिपॉजिट फॉर न्यू कंपनी। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से जो भी आपको नरेशन लगे आप वो लिख लीजिए। ओके, मैंने इसे सेव कर लिया। अब ESC दबाकर आप बाहर आ जाइए। ठीक है, तो ESC दबा के हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आए हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर देखिए तो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लोन हमने लिया नहीं। ठीक है, करंट लिबिलिटीज का मतलब है, लिबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसा आपने देना है। जैसे आप सामान खरीद के लाएंगे ना तो वो पैसा आपको चुकाना होगा, जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो चुकाना होगा। तो करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर कुछ आता तो इसका मतलब ये पैसा आपने चुकाना है। और करंट एसेट का मतलब है कि जो आपका पैसा है उसे लेना है। जैसे आपने सामान बेचा तो आपने पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने तो अभी बेचा ही नहीं, तो 5 लाख रुपए क्यों आ रहा। तो इसके अंदर इंटर करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैंक अकाउंट की आपके बैंक में है। ठीक है, तो बैंक में है तो आपका खुद का लिया ही हुआ है। ओके, अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और हम अपना पहला ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन को पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। ओके, तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है बेस्ड ऑन परचेज एग्जेम्प्ट एंड सेल एग्जेम्प्ट। ठीक है, यानी बिना टैक्स का सामान लेना है और बेचना है और अपने ही राज्य में लेना देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि तिवारी इंटरप्राइजेस ने मोहन, जो कि उत्तराखंड में रहने वाले हैं अल्मोड़ा के, 50 रुपए लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध लिया, और सोहन जो कि उत्तराखंड में ही रहते हैं लेकिन नैनीताल में रहते हैं, वो 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो ये एक ही राज्य में है और दूध में कोई भी टैक्स नहीं पड़ता। तो सपोज जो आपने सामान पैसा लिया है या रिसिप्ट दी है वो रिसिप्ट नंबर अलग भी हो सकती है, और मैंने यहाँ पर रिसिप्ट नंबर ली है 21। ठीक है, मैं 21 में ही इसको ले लूंगा और 22 वाले को ही इसको पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है ना। आप चाहें तो अलग अलग रिसिप्ट नंबर में भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ले रहे हैं तो एक के बाद एक रसीदें काटते रहेंगे। इसी तरीके से जब हम दे रहे हैं तब भी अलग अलग रिसिप्ट नंबर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसिप्ट नंबर जो है वो 21 मानते हैं, डेट 1 अप्रैल 2022 की मानते हैं। तो अल्मोड़ा में उत्तराखंड से हमने मोहन से सामान खरीदा है, तिवारी इंटरप्राइजेस ने मोहन से सामान खरीदा है ना, तो मोहन हमारा सेंडेटरी क्रेडिटर होगा और सोहन जिसको दूध बेचा है वो हमेशा सेंडेटरी डेबिटर होगा। चलिए आइए इसको हम टैली में ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। इसके लिए हमने टैली को खोल दिया है और फिर से हम ट्रांजैक्शन के अंदर बाउचर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट लिखा आ रहा है, लेकिन हम तो सामान खरीद रहे हैं जिसको हम परचेज कहते हैं, तो परचेज का बाउचर छांटना होगा। तो यहाँ पर देखिए F9 में है, तो F9 को या तो क्लिक कर दीजिए या F9 को प्रेस कर दीजिए। तो मैं क्लिक करके चले जाता हूँ।
अब हम सप्लायर इनवॉइस नंबर्स में भरते हैं 21, जो कि मैंने आपको बताया था। ओके, डेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 की रखते हैं। पार्टी का नाम मोहन है, लेकिन यहाँ पर मोहन का नाम नहीं आ रहा, और अगर आप मोहन टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर लिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने मोहन का लेजर बनाया नहीं है। तो हम यहीं से उन्हें बनाएंगे, क्योंकि हम कितने बार कितनों से लेंगे और कितने बार कितनों को बेचेंगे, तो बार बार क्रिएट में जाने से हमें टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से शॉर्टकट तरीका है, आप कहीं से भी कुछ भी भूल गए, जैसे पार्टी अकाउंट नेम, तो LL+C दबा दीजिए। LL+C दबाते ही आपका लेजर क्रिएशन आ गया। हमने यहाँ पर मोहन लिखना है, तो मोहन हो गया, क्योंकि मोहन से हम खरीद रहे हैं और सोहन को बेच रहे हैं। मैंने बताया था कि जिससे आप खरीद रहे हो वो अंडर कहाँ आता है, सेंडेटरी क्रेडिटर। तो आप SUN लिखिए, तो साइड में दोनों ऑप्शन आ गए हैं, सेंडेटरी क्रेडिटर और सेंडेटरी डेबिटर। तो जिससे खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर हुआ, और जिसको बेच रहे हैं वो डेबिटर हुआ। तो हम खरीद रहे हैं तो ये क्रेडिटर हो गया। मेंटेन बिल बाय बिल, हाँ, कितना सामान हम खरीदते रहे हैं उसको आप ऐड करते रहिए, इसे यस कर दीजिए। एड्रेस जो है आपको मैंने बताया था कि वो अल्मोड़ा का है, ठीक है, उत्तराखंड में है ही, ठीक है। इंडिया पिन कोड है 263601। अगर आपको पिन कोड पता नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ओके, बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बस आप इंटर दबाती जाइए, रेगुलर ही है, GST नॉट स्पेसिफाइड, ओके कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए और इंटर और यस। ओके ओके, रिसिप्ट नंबर नोट्स को डालना है, रिसिप्ट नोट्स नंबर तो आपका 21 है, नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, टाइम है ही। ओके, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर कुछ डालना है तो डालिए, नहीं तो 21 या छोड़ दीजिए, ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम पहले ही कर रखे हैं। डिस्पैच थ्रू, हमने इसे किसी को भेजा है या खरीदा है तो चलिए। डेस्टिनेशन भरना है, कहाँ से आया है, कहीं जाना है तो उसको भरना है तो भरिए, नहीं तो आप इसे सबको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बस आप इंटर अगर जो डिटेल आपके पास है आप भरिए, नहीं तो इंटर करके आप इसके छोड़ सकते हैं। ओके, फिर से इंटर करके हम बाहर निकल गए, ठीक है। देखो वापस मोहन। अब परचेज लेजर, तो मैंने आपको बताया था कि ये परचेज एग्जेम्प्ट है, जो कि सामने आपके साइड में यहाँ पर नजर आने लगी है। ये 4 तरीके के होते हैं, खरीदने वाले और बेचने के भी 4, क्योंकि हम बिना टैक्स के खरीद रहे हैं, कभी मैंने आपको नोट डाउन कराया था। तो परचेज एग्जेम्प्ट को हमने छाड़ लिया। अब आइटम का नाम, हम क्या खरीद रहे हैं, मिल्क, तो आपने यहाँ पे MI लिखता ही साइड में मिल्क लिखा आ गया, इंटर दबाइए तो मिल्क। ये कह रहा कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 10 लीटर खरीदना है। ओके, रेट क्या था, 50 के हिसाब से था, तो देखिए तो ऑटोमेटिकली उसने अमाउंट निकाल दिया है। ओके, कुछ और खरीदना चाहते हैं तो इंटर करके यहाँ पर उसका डिटेल और भर सकते हैं हम एक साथ, मोहन से कितने आइटम खरीद सकते हैं, ठीक है, और वो उसे ऐड भी करते रहेगा। फिलहाल हमारा लास्ट है, तो मैं इंटर करके इसे सेव कर दूंगा। ओके, बस आपको सिर्फ इंटर दबाना है। ओके, ठीक है, इंटर। ओके, नरेशन में कुछ हमने डाला नहीं, डाल सकते हैं आप लिखना चाहें तो। अभी यस और नो पूछ रहा है तो यस, और ये मैं इंटर दबा देता हूं तो हो गया। तो हमने पहली बार सामान मोहन से खरीद दिया है। और इसको चेक करने के लिए आप चाहें तो कहाँ आ सकते हैं, बैलेंस शीट में आ सकते हैं। तो ESC दबा के आप गेटवे ऑफ टैली में आइए, बैलेंस शीट में जाइए, और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर दिख रहा है करंट लिबिटीज में शो होने लग गया, क्योंकि ये हमने खरीदा है तो पैसा चुकाना है। आप जरा सा इसके ऊपर आके इंटर दबाइए तो आपको सेंडेटरी क्रेडिटर लिखाया, फिर से इंटर दबाइए तो मोहन का नाम आ गया कि मोहन के 500 रुपये आपके पास क्रेडिट है, मतलब मोहन के हमने 500 रुपये देने हैं, और अभी हमने किसी से लेने नहीं है क्योंकि हमने बेचे नहीं। लेकिन करेंट असिस्ट में भी 500 रुपये कैसे बढ़ा, इसके अंदर गए तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया कि हमारे पास 500 का सामान पड़ा है। इसको हम डे बुक में भी दे सकते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आइए, और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन के ठीक नीचे अभी डे बुक लिखा हुआ है, नहीं तो आपकी जो पुरानी टैली थी वो डिस्प्ले के अंदर आपको डे बुक मिलती थी, ठीक है ना। ओके, तो डे बुक के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट किया, 5 लाख रुपए जमा किए, फिर मोहन से परचेज किया है, दिख रहा है ना, परचेज किया है 500 रुपए का सामान, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक दिन की, मतलब डे 1, जैसे 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो आज 1 अप्रैल की पूरी एंट्रीज में दिखाई देगी डे बाई डे। ओके, तो सबसे पहले अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। अब सामान हमने खरीद दिया है, तो अब वक्त आ गया है बेचने का। तो वही ट्रांजैक्शन के पास जाएंगे, बाउचर में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर परचेज की जगह पर हम सेल बाउचर ढूंढ लेंगे F8 प्रेस करके। क्लियर। तो यहाँ पर पार्टी के अकाउंट नंबर हमने डालना है। तो पार्टी का जो अकाउंट नंबर नेम है वो है सोहन, लेकिन यहाँ पर सोहन नहीं आ रहा है, यहाँ पर मोहन आ रहा, तो हमें सोहन का लेजर भी क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट करने के लिए या तो मास्टर में जाएं या यहीं से शॉर्ट कर करें LL+C। LL+C करते ही अब हम लिखने जा रहे हैं सोहन, ठीक है। सोहन जो है, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो वो क्रेडिटर नहीं है, वो डेबिटर है। तो आप राइट साइड में सेंडेटरी डेबिटर को छाड़ लीजिए, और उसके बिल को भी बिल बाय बिल मेंटेन करना जरूरी है, तो उसे यस रखिएगा, बाकी नो चल जाएंगे, ठीक है। अब सोहन का जो एड्रेस है वो है नैनीताल का,
ठीक है, नैनीताल, ठीक है। और इसको आप इंटर करके सेव कर दीजिए, पिन कोड है तो ठीक, नहीं तो आप इंटर करके से सेव कर दीजिए। ओके, डिलीवरी नोट्स नंबर डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसे भी इंटर करके कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर इंटर हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, नोट नंबर 1 आया है सोहन। अब सेल लीजिए, तो क्योंकि खरीदा बिना टैक्स का था तो परचेज एग्जाम, और बिना टैक्स के बेचने को ही कहते हैं सेल एग्जाम, जो कि हम पहले बना चुके हैं। तो बस आप इंटर दबा दीजिए। और आपने क्या बेचा, मिल्क खरीदा है तो मिल्क ही बेच दिया है, तो मिल्क। देखो यहाँ पर मिल्क लिखते ही या MIL लिखते ही मिल्क आ गया। और मजे की बात है, क्रेट के नीचे लिखा भी आ गया कि मिल्क हमारे पास 10 लीटर है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना मिल्क बचा हुआ है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब मिल्क खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आया, इसका मतलब जितना दूध था नहीं उससे ज्यादा की एंट्री आपने कर दी है। तो 10 लीटर है, तो 10 से आप कम भी बेच सकते हैं। फिलहाल हम 10 के 10 इसी को बेच देते हैं। तो हम इंटर दबाते हैं। क्वांटिटी 10 लीटर, रेट 50 तो हमने लिया था, तो 60 में बेचना था, तो 600 का। देखो 500 का लिया था क्योंकि 50 के हिसाब से लिया था, तो 10 पंचे 50, 500 हो गया। और इस हिसाब से 60 के हिसाब से करा तो आपका 600 हो गया, ठीक है। ओके, तो इसको इंटर कर लीजिए और सेव कर लीजिए। ओके, बस इंटर, ठीक है। और नरेशन में कुछ लिखना था तो लिखिए, अदरवाइज सेव, ठीक है। अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं ESC का बटन दबा के, ठीक है। कीबोर्ड में ESC का बटन दबाते हैं हम, गेटवे ऑफ टैली में पहुंच गए हैं। और अब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपने अभी पैसा चुकाया नहीं है। 500 रुपए का सामान लिया था, ठीक है, 500 रुपये आया। और 600 रुपए का सामान बेचा है, तो आपको दिख रहा है सैनिटरी डेबिटर, जिसे बेचा है उसे सैनिटरी डेबिटर बोलते हैं। और मजे की बात है कि आपको बाहर आने पर यहाँ पर प्रॉफिट भी नजर आ रहा है 100 रुपया, ठीक है। तो आपने सामान खरीद भी लिया है, बेच भी लिया है। अब जरूरी नहीं कि आप खरीदने के बाद सीधे बेचें, हो सकता है खरीदने के बाद आप पेमेंट कर लें या बेचने के बाद आप उसे रिसिप्ट ले लें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब हम वाउचर में जाते हैं वापस। अब हमने परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया, तो जो हमने सामान बेचा है सबसे पहले हम उसकी पेमेंट ले लेते हैं, या हमने जो खरीदा है उसकी पेमेंट कर देते हैं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पेमेंट ले और दे सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं पहले पेमेंट ले लेता हूं, फिर पेमेंट दूंगा। तो पेमेंट लेना का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने सामान सेल किया था उसके रुपये लेने हैं ना, तो सेल किए गए सामान के रुपये लेने को बोलते हैं रिसिप्ट। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट में क्लिक करेंगे और रिसिप्ट नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें याद है 21 था, नहीं भी है तो चल जाएगा। ओके, तो इसके बाद 1 अप्रैल है। अकाउंट हम कैसे ले रहे हैं, रिसिप्ट मतलब उसने हमें पैसे दिए तो कहाँ लिए, या तो कंपनी के अकाउंट में डाले होंगे, चाहे उसने गूगल पे किया हो या कुछ किया हो। अब उसके अकाउंट बनाना चाहे तो और अकाउंट बना सकते हैं, या वो कैश दे किया, ठीक है। तो हम इसे कैश ले लेते हैं। तो हमने कैश लिखा, तो सी लिखते ही यहाँ पर कैश लिखा आ गया है और कैश में इंटर दबाया। तो किससे लेना है, रिसिप्ट मतलब लेना है, हमने लेना है सोहन से। तो यहाँ पर सोहन लिखिए, तो सोहन आ गया है। और इंटर दबाते ही यहाँ पर आया है करंट बैलेंस 600 रुपए। देखना DR जो हमने लेना होता है वो है DR, जो हमने देने हैं वो है हमारे CR। तो हमने 600 रुपये लेने हैं, तो आप यहाँ पर 600 रुपये लिखिए और इंटर दबाती है, इंटर 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 इंटर। देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया कि सोहन के सारे पैसे ले लिए गए हैं। ओके, अब इसे इंटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैसे ले भी लिए हैं, ठीक है। अब पैसे जब ले लिए हैं तो हम अपनी पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि जो हमने सामान खरीदा था, जिसने हमसे सामान खरीदा था उससे पैसे लेना रिसिप्ट है। लेकिन जिससे हमने यानी तिवारी इंटरप्राइजेज ने सामान खरीदा है मोहन से, उसको भी तो पैसे देने हैं। तो पैसे हमने जो चुकाने हैं उसे कहते हैं पेमेंट, ठीक है। बिके हुए माल का पैसा लेना रिसिप्ट है, और खरीदी गए माल का पैसा देना क्या कहलाता है, पेमेंट। तो पेमेंट नंबर जो है वो 21 ही लिख लेते हैं। डेट 1 अप्रैल है। अकाउंट हमने पैसे कैसे दिए हैं, इस बार हमने उसको क्या करते हैं, या तो बैंक ट्रांसफर किया होगा या कैश दिया होगा। तो फिलहाल मैं कैश लिख देता हूं। तो कैश लिखने पर कैश आया है। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोहन। तो मोहन आते MO लिखते इंटर दबाया, तो मोहन को 500 रुपये देने हैं। तो 500 रुपये यहाँ पर आ गया है। और हमारे पास ये जो ऊपर करंट बैलेंस दिख रहा है ये हमारे पास है, 600 रुपये हमारे पास हैं। और मोहन को कितने देने हैं हमने, 500। तो 500 रुपये आप दे दीजिए। ओके ओके, फिर इंटर इंटर इंटर, ये देखिए ये भी 0 हो गया। अब आप इंटर कर लीजिए ये, ठीक है। अब आप बाहर आइए ESC दबा के, तो गेटवे ऑफ टैली में आइए, बैलेंस शीट में चेक कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, कुछ रुपया देना ही नहीं है। और करंट एसेट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो सैनिटरी डेबिटर यानी किसी से रुपया लेना भी नहीं है। और कैश हमारे पास क्या है, 100 रुपये हैं। और बैंक अकाउंट में जो है हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है ना। और ये हमारा प्रॉफिट भी है 100 रुपया, यहाँ पर नजर आ रहा है।
क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से हम सामान खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, बेचे गए सामान का रिसिप्ट यानी पैसे ले भी सकते हैं, और जो हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, जो हमने सामान बेचा है उसका पैसा लेना रिसिप्ट है, और जो हमने सामान खरीदा था उसका पैसा देना क्या कहलाता है, पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पर पूरी हुई। अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी एंट्री, ठीक है, यानी दूसरा एग्जाम्पल। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन परचेज इंट्रा स्टेट एग्जाम एंड सेल इंट्रा स्टेट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने दूध ही लिया है, लेकिन बरेली यूपी से लिया है और बसंत विहार नई दिल्ली में बेचा है, यानी यूपी से लेकर दिल्ली में बेचा है, यानी अलग अलग राज्य हैं। तो तिवारी इंटरप्राइजेज ने राम से, जो कि बरेली यूपी के रहने वाले हैं, 50 रुपये लीटर के हिसाब से, सेम ऊपर वाला ही प्राइस है, के हिसाब से लिया 10 लीटर दूध, और श्याम जो कि बसंत विहार नई दिल्ली में रहते हैं अलग राज्य में, उन्हें 60 के हिसाब से बेच दिया है। तो परचेज इंट्रा स्टेट एग्जाम की एंट्री कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने जैसे परचेज एग्जाम की है, सेम ही वैसे ही परचेज इंट्रा स्टेट एग्जाम की भी एंट्री की जाती है। चलिए इसे देखते हैं। तो उसके लिए हम टैली में पहुंच गए हैं और ट्रांजैक्शन के अंदर, वाउचर के अंदर जाते हैं। तो पहले खरीदते हैं, तो खरीदने का मतलब होता है परचेज करना। ठीक है, तो परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज में क्लिक किया, इनवॉइस नंबर जो है वो देख के आते हैं फिर से। इस बार रिसिप्ट नंबर 22 लेना है और डेट सेम है। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट नंबर भरते हैं 22, 1 अप्रैल। ठीक है, पार्टी का नाम राम है, लेकिन यहाँ पर राम नहीं है, तो मैंने बताया था या तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर लीजिए राम को, या Alt+C दबाकर आप सीधे लेजर क्रिएशन में जाइए और लिखिए राम, क्योंकि राम से आप खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाले को कहते हैं सेंडिटरी क्रेडिटर। तो सेंडिटरी क्रेडिटर में जाइए और यस, ओके, और इसका एड्रेस भी भेज लीजिए। एड्रेस कहाँ था आपको पता ही होगा, बरेली यूपी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बरेली यूपी। ठीक है, और यूपी यहाँ पर आपको राज्य भरना होगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो यूपी हमने छांट लिया है और पिन कोड पता नहीं है, आप बस इसे सेव कर लीजिए। ओके, राम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ओके, इंटर, यस, राम आ गया। और परचेज, हमने परचेज इंट्रा स्टेट कर रहे हैं। देखो परचेज एग्जाम तो बिना टैक्स का था, लेकिन ये भी बिना टैक्स का है, लेकिन अलग राज्य। ठीक है, तो अलग राज्य वाला इंट्रा स्टेट वाले को छांट लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर भी मिल्क खरीदा है, तो हमें मिल्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले ही मिल्क बना चुके हैं। और यहाँ पर देखिए हमने पूरा मिल्क बेच दिया था, तो 0 लीटर आ गया, नहीं तो बचा होता तो यहाँ पर लिखा था। तो मिल्क को छांटिए। अभी भी हमने क्वांटिटी जो है वो 10 लीटर ही खरीदनी है, 50 के हिसाब से ही खरीदने हैं, तो ये हो गया 500 रुपीज, और इसे सेव कर सकते हैं। नरेशन में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, बस नरेशन में आपने लिखना है तो आप इसमें लिख लीजिए जो भी अपने याददाश्त के लिए नोट लिखना है। ठीक है, तो ओके, मैं यस कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैंने परचेज कर लिया है। अब खरीदे हुए सामान का या तो पहले आप पेमेंट कर लीजिए या बेच लीजिए, वो आपकी इच्छा। चलिए इस बार हम पहले पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं आप पेमेंट करने। ठीक है, हमने सामान खरीदा, उसका पेमेंट करेंगे, फिर सामान बेचा है उसका हम रिसिप्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 22 हो गया, डेट 1 अप्रैल को ही देते हैं। इस बार अगर हम कैश लिखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर कैश लिखाया, तो हमारे पास सिर्फ 100 ही रुपये हैं, और हम किससे को पेमेंट कर रहे हैं, राम को लिख रहे हैं। देखो राम लिख रहा हूं, तो राम के 500 रुपए देने, हम कैसे देंगे, हमारे पास तो 100 रुपये है ना, 500 रुपये तो नहीं दे सकते। तो आपको बैक स्पेस दबाकर कैश नहीं करना चाहिए, कंपनी के अकाउंट से चाहिए, कंपनी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए हैं, अब हम 5 लाख में से 500 रुपये दे सकते हैं, तो हम इसमें से 500 रुपये दे देते हैं। इंटर, इंटर, ओके। ठीक है, देखो वहां बैलेंस 500 रुपये कम हो गया कंपनी के बैंक अकाउंट से, और इसको 500 रुपये गायब हो चुके हैं, यानी इसको हमने रुपये दे चुके हैं। ओके, सेव कर लीजिए इंटर, इंटर दबा के। ओके, ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम सामान को खरीद चुके हैं, सामान का पेमेंट भी कर चुके हैं, तो एक बार देख के आते हैं बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंस शीट में आइए, और आपको दिख रहा है कि करंट लिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी। ठीक है, और करंट एसेट्स में हमारे पास जो बैंक अकाउंट है उसमें 500 रुपये कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस बार बैंक अकाउंट से अपने पेमेंट की थी। चलिए वापस इसे हम डे बुक में भी देख आते हैं। तो ट्रांजैक्शन के नीचे है डे बुक, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपने यहाँ पर देखिए राम से परचेस किया है। ठीक है, सोहन से, मोहन से परचेस किया है, सोहन को सेल किया है, रिसिप्ट मतलब इस सोहन से पैसे ले चुके हैं, कैपिटल अकाउंट मतलब अपने बैंक में, आपने अपनी कंपनी में पैसा लगाया है, पेमेंट का मतलब राम को पेमेंट कर चुके हैं, 500 रुपये जो था वो दे चुके हैं, इसी तरीके से मोहन को भी आप पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए वापस चलते हैं।
इसके बाद फिर से हम ट्रांजैक्शन में वाउचर के अंदर हमने अभी तक क्या किया है इंट्रास्टेट में कि राम से सामान खरीदा और राम को उसके पेमेंट कर दिए। अब हम बेचने का काम करते हैं, बेचना यानी सेल। ठीक है, सेल करना है पार्टी, तो राम से खरीद कर श्याम को बेचना था, लेकिन यहाँ पर श्याम का नाम नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अलर्ट प्लस सी दबा लेते हैं। ठीक है, अलर्ट प्लस सी दबा देते हैं तो फिर से आएगा श्याम। ठीक है, SHYAM श्याम लिख देते हैं। देखिए ना, यहाँ पे एलिस लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जैसे श्याम नाम का एक और आ जाए और वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्याम 1, श्याम 2, श्याम 3, या उसका एड्रेस श्याम अल्मोड़ा, ठीक है, श्याम रानीधारा, श्याम कोसी, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब जो उसका एड्रेस है इस टाइप से उसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर देंगे कि दोनों एंट्री हमें सेम ना लगे। ठीक है ना, वैसे तो नाम हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम एलिस में उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि मोबाइल नंबर तो सबके अलग अलग ही होंगे, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। ऐसी एंट्री कि अगर हमारे पास दो श्याम हैं, दोनों श्यामों को क्लासिफाई करना है तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं उनके। ठीक है, नाम के साथ एलिस दे सकते हैं। ओके, क्योंकि शाम को सामान बेचा गया है तो खरीदना है होता है तो नाम होता है सेंडिटरी क्रेडिटर, और अगर आपने जिसको सामान बेचा है तो उसे कहते हैं सेंडिटरी डेबिटर। तो सेंडिटरी डेबिटर मेंटेन बिल बाय एस, और श्याम कहाँ का है, दिल्ली का है। ठीक है, और बसंत बिहार का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बसंत बिहार लिख देते हैं। ये उस जगह दिल्ली में एक जगह का नाम है। स्टेट उत्तराखंड नहीं है, वो दिल्ली का है, तो यहाँ पर दिल्ली डालना है। ठीक है, ओके, और इसको आप सेव कर दीजिए। ओके, इंटर बस इंटर ही करते रहना आपने। यस, श्याम आ गया। ठीक है, और बेच रहे हैं तो आपको पता है कि सेल खरीदा है परचेज इंटरस्टेट वाले को और बेचा है अलग राज्य वाले को। ठीक है, तो सेल इंटरस्टेट एग्जाम करेंगे। देखिए ना, अगर श्याम जो है उत्तराखंड का होता, ठीक है, भले हमने राम से खरीदा है जो कि परचेज इंटरस्टेट था, लेकिन अगर श्याम उत्तराखंड का होता तो मैं सेल इंटरस्टेट नहीं करता, सेल एग्जाम करता, क्योंकि समान राज्य है, मतलब जहां मेरी कंपनी है अगर वहां सामान बेचा है तो सेल एग्जाम्प्ट है। क्योंकि श्याम उत्तराखंड का नहीं है जहां मेरी कंपनी है, तो इसलिए वो सेल इंटरस्टेट एग्जाम में आएगा, क्योंकि बिना टैक्स का है। ओके, इसको भी हमने मिल्क बेचा है 10 लीटर, आगे आपको दिखना होगा। इंटर दबाइए, आप 10 के 10 लीटर बेच दीजिए और 60 के हिसाब से बेचिए, और इंटर इंटर, देखो 600 आ गया। ओके, सेव सेव, यस। ठीक है, तो सेल भी हो गया। अब जब आपने श्याम को बेच दिया है तो श्याम से पैसे भी तो लेने होंगे 600 रुपये, तो बेचे गए सामान के पैसे लेने की एंट्री जो है वो रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। तो आप रिसिप्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर 22 डाल देते हैं, और इसे आप बदल भी सकते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि पर्चियां अलग अलग भी हो सकती हैं। अकाउंट, अब अगर आपने कैश लिया है या बैंक में लिया है ये आप जाने, तो मैं बैंक में ले लेता हूँ इस बार। उसने हमें गूगल पे कर दिया सोचो, या हमें चेक दे दिया, तो हम चेक करके भी लिख सकते हैं कि बैंक चेक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आप ऐसे करके कितने भी यहाँ पर बना सकते हो। जैसे आप यहाँ से LR+C बनाओ तो यहाँ पर आप बना लीजिए, जैसे जी पे दिए है तो जी पे लिख दीजिए। ठीक है, जी पे लिख देते हैं, गूगल पे किया है मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हमने जी पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद जीपे कहाँ होगा भाई, जब पैसे डालेगा तो बैंक में तो जाएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ही लेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर किस बैंक अकाउंट में गया है उस बैंक अकाउंट का नाम डाल दीजिए, जैसे कंपनी का जो बैंक अकाउंट डाला था उसी को डाल दीजिए, क्योंकि गूगल पे किया है ये तो पता चल जाएगा कि इसने जीपे किया था मुझे, और पैसा कहाँ गया गूगल पे का। अगर कोई और अकाउंट नंबर है तो उस अकाउंट को डाल दीजिए, या आपने जिस नंबर का मतलब गूगल पे में जो अकाउंट नंबर सेट किया है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं कंपनी का ही वापस डाल देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, IFSC कोड भर सकते हैं तो भरिए, नहीं तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे भर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ओके, ज्यादा हो गए, इंटर 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 करके बस हिसाब सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने गूगल पे का भी बना दिया कि उसने हमने गूगल पे दिया है। ठीक है, तो ये गूगल पे में हमारी एंट्री आ जाएगी कि ये हमारे गूगल पे अकाउंट में चले गए। ठीक है ना, तो गूगल पे अकाउंट नंबर और बैंक SBI अकाउंट नंबर सेम भी हो सकता है, और अगर आप अलग करना चाहें तो वो अलग भी हो सकता है, फायदा सेम रहेगा। ठीक है ना, ओके, तो हम गूगल पे ले लेते हैं उससे। तो गूगल पे हमने ले लिया है, सॉरी कंपनी बैंक अकाउंट हमने छाड़ दिया है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा बैक स्पेस करके हम गूगल पे ही ले लेते हैं। देखो गूगल पे में करंट बैलेंस 0 आ रहा है, क्योंकि भले हमने अकाउंट नंबर सेम डाले हैं लेकिन इसके हिसाब से वो अलग अलग में एंट्री वो दिखाएगा कि गूगल पे के थ्रू इतने लिए हैं। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर गूगल पे लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखते हैं श्याम, SH श्याम, तो श्याम आ गया, 600 रुपये उससे ले लीजिए। ओके, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है,
और इंटर इंटर करके उसे सेव कर लीजिए। यस, तो हमने उसे सेव कर लिया। वैसे भी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने गूगल पे के थ्रू लिए हैं और गूगल पे का जो अकाउंट है वो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर ही उसमें है, तो आप उसे कंपनी बैंक अकाउंट करके ही ले लीजिए, क्योंकि गूगल पे और उसमें अगर कंपनी आप बैंक अकाउंट रखेंगे तो शायद आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपके अगर वो दोनों अकाउंट अलग अलग हैं तब तो बहुत बढ़िया है, तो आप उसे गूगल पे का नाम दे दीजिए। ओके, चलिए चलो, इसमें हमने सामान खरीद लिया, पेमेंट कर दी, सामान बेचा और रिसिप्ट भी ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम एक बार बैलेंस शीट में जाके चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में गए तो आप देख रहे हो करेंट लिबिलिटीज में कुछ नहीं है, कुछ लेनी, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। करेंट एसेट्स के अंदर सेंडिटी डेबिटर यानी किसी को पैसे, किसी से पैसे लेने भी नहीं है। डेबिटर्स मतलब जिससे पैसे लेने हैं, ठीक है। और करेंट लिबिलिटीज मतलब पैसे देने हैं, ना देने हैं और ना लेने हैं। देखो प्रॉफिट 100 रुपए का पहले हुआ था, 100 रुपए का अभी हुआ तो 200 रुपया हो गया। तो पहले हमारे पास करंट एसेट्स जो हमारे पैसे थे वो 5 लाख थे, अब 5 लाख 200 रुपए हो गए। तो अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैश इन हैंड कितने हैं, 100 रुपए। और बैंक अकाउंट के अगर आप अंदर जाते हैं तो बैंक अकाउंट में आपके पास देखो SBI के बैंक अकाउंट में है आपके 4,99,500 रुपए और गूगल पे वाले अकाउंट में है आपके 600 रुपए, ठीक है ना। भले हमने इन दोनों का अकाउंट नंबर सेम रखा था लेकिन पर्टिकुलर में वो हमको अलग अलग दिखाता है। क्लियर है ना। तो आपको इसको ध्यान देना है कि ये एक ही चीज है, इन दोनों का सम है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली में और आप तीसरा ट्रांजेक्शन करते हैं। अब हमारा तीसरा जो एंट्री है वो है बेस्ड ऑन परचेज जीएसटी एंड सेल जीएसटी। याद रखिए ये 14% है, तो 14% हमने जीएसटी लेना होगा। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी को हमें दो जगह देना होता है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को। तो हमारा जो राज्य सरकार है उसे हम बोलते हैं SGST यानी स्टेट जीएसटी, और जो हमारा केंद्र वाला है उसे बोलते हैं CGST यानी सेंट्रल जीएसटी। तो दोनों को हमें 14% देना होगा। तो इस बार तिवारी इंटरप्राइजेस ने किया कि गीता जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहने वाली हैं, ठीक है, से 500 रुपए प्रति बैग के हिसाब से 20 बैग खरीदे ACC सीमेंट के, और सीता जो कि नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाली हैं उसे 600 रुपए प्रति बैग के हिसाब से बेच दिया। इस बार याद रखना है कि दोनों समान राज्य में हैं, तो इसलिए परचेज जीएसटी का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जीएसटी ही क्यों, क्योंकि ACC सीमेंट पर टैक्स पड़ता है, और कितना परसेंट टैक्स लेना है, 14%, ठीक है। और ये परसेंटेज जो है वो हर साल चेंज होती है, तो आपको इसे गूगल में सर्च करके देखना होगा। ओके, और रिसिप्ट नंबर जो है वो है 23 लेना है, और डेट इस वक्त 1 अप्रैल है। चलिए आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं। इसके लिए हम टैली में वापस आ गए हैं और ट्रांजैक्शन के वाउचर के अंदर जा रहे हैं, और काम वही है जैसे हमने इससे पहले किया है। तो खरीदा है तो आप परचेज कीजिए, तो यहाँ पर आपने परचेज में क्लिक करना है, ठीक है। परचेज में क्लिक करने के बाद आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर था 23, डेट जो है 1 अप्रैल है, पार्टी का नाम है गीता, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए गीता से लेना है और सीता को बेचना है। जिससे लेना है वो सेंडिटरी क्रेडिटर है, और जिसको बेचना है सीता वो है सेंडिटरी डेबिटर। तो पार्टी अकाउंट नाम हम खरीद रहे हैं किससे, गीता से। तो क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने गीता नाम का, जो गीता जिससे हम खरीद रहे हैं उसका हमने अभी तक लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अगर किया होता तो हम सीधे छांट देते, हम किसी से दोबारा भी तो खरीद सकते हैं। जैसे मोहन से खरीदना होता तो मोहन कर लेते। फिलहाल हम नए जने से खरीद रहे हैं गीता, तो अब या तो आप क्रिएट कीजिए या आप LL+C करके क्रिएट में शॉर्टकट में पहुंच जाइए। तो लेजर क्रिएशन में हम लिखेंगे गीता। ओके ओके, तो बैंक अकाउंट नेम जो है वो क्या लेना होगा आपको, क्योंकि गीता जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो है, तो ये होगी सेंडिटरी क्रेडिटर, ठीक है। ये है सेंडिटरी क्रेडिटर। मेंटेन विल बाय यस। ओके, आप बस इसे सेव कर लीजिए। यहाँ पर उत्तराखंड का आपका ध्यान देना है कि गीता जो है उत्तराखंड की है, ठीक है। एक बार देखिए फिर से, ये देखिए गीता है अल्मोड़ा उत्तराखंड की और सीता है नैनीताल उत्तराखंड की, ठीक है। तो एड्रेस सेम डालिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बैक स्पेस दबा के गीता को एड्रेस में अल्मोड़ा भी लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उत्तराखंड की है बिल्कुल, आप इंटर कर लीजिए। ओके, से गीता का नाम आ गया, इंटर इंटर इंटर। जो भी डिटेल आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इंटर। ओके, ठीक है। और अब हमने खरीद रहे हैं, क्योंकि टैक्स वाला समान राज्य यानी एक ही राज्य जहां हमारी कंपनी है उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड से ही खरीद रहे हैं, तो परचेज जीएसटी छाटेंगे और इंटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं, ACC। तो आप ACC लिखिए। अभी तक एक भी पैकेट वहां पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने सीमेंट खरीदा ही नहीं था। ओके, तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी है आपने, 20 बैग खरीदने हैं, तो हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। रेट क्या होना है, 500 का हिसाब होना है। तो देखिए टोटल आया, बस एक बार इंटर दबाइए तो ऐसा आता है।
फिर एक और बार इंटर दबाइए तो ये नीचे से टोटल वाला हट गया है। अब यहाँ पर आपने टैक्स लगाना है, ठीक है। ऊपर लिख तो दिया परचेज जीएसटी, लेकिन यहाँ पर अब लगाना होगा। जीएसटी क्या क्या होते हैं मैंने बोला था आपको, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। अगर आप एस लिखेंगे एसजीएसटी तो वहां पर स्पेलिंग एरर आएगा, यानी आपने एसजीएसटी और सीजीएसटी भी बनाना होगा। तो ठीक है, तो एक बार मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर 1000 में अमाउंट में आना है। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। ये आया इसी सेगमेंट, ये टोटल, एक बार इंटर, ये आया अंडरलाइन वाला, फिर एक और बार इंटर करोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पर लिस्ट नहीं आई है तो आपको बस दबाना है LL+C। और यहाँ पर लेजर क्रिएशन सेकेंडरी आ रहा, ठीक है। इससे पहले प्राइमरी वाला था, अभी सेकेंडरी वाला है। तो यहाँ पर आपने लिखना है SGST यानी स्टेट जीएसटी, राज्य सरकार। यानी हम राज्य सरकार, यानी जैसे मैं उत्तराखंड में हूं तो उत्तराखंड के राज्य, उत्तराखंड राज्य में हम उत्तराखंड सरकार को टैक्स देने जा रहे हैं, तो एसजीएसटी। और ये अंडर, क्योंकि ये टैक्स है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, तो अंडर भी टैक्स ही होगा, तो इसे कहते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया। अब यहाँ पर हमारा जीएसटी है तो आप जीएसटी ले लीजिए, ठीक है ना, ये ठीक है। अब इसमें कौन सा जीएसटी है, ये एसजीएसटी है। कितने परसेंट लेना है, 14% लेना है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल होना है, क्लियर है ना। ओके, इसे हम चाहें तो थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हम अगर जीएसटी लिखना भूल भी गए, हम इसे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को अदर भी ले सकते हैं। अब परसेंटेज हमने 14 लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है वो लेना है टैक्स ऑन टोटल सेल, ठीक है। ये ऑन टोटल सेल लेना है, ये सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद नॉट एप्लीकेबल करना है। अब यहां पर आप इसे जीएसटी कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आपने किस चीज का कैलकुलेशन लिया है, जीएसटी का है। और गुड और सर्विस में गुड, क्योंकि इसमें हमारे ज्यादा ऑप्शन खुल जा रहे हैं। किसी किसी सॉफ्टवेयर में या पहले ही यहाँ पर अदर की जगह जीएसटी लेने पर भी ये खुल जाते हैं। अगर इतने सारे ऑप्शन एक साथ नहीं खुलते तो आप इसे अदर करके आपका जीएसटी गुड बेस्ड ऑन वैल्यू, क्योंकि क्वांटिटी हमने 10 पैकेट खरीदे, पैकेट पे थोड़ा देना है, वैल्यू पे देना भैया, जितनी उसकी कीमत है, ठीक है। तो आप इसे अदर करके लास्ट में जीएसटी कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आप बैक स्पेस करके मैं एसजीएसटी में आ जाता हूँ। देखो एसजीएसटी, हमारे पास जब सामान हम बेचते हैं ना, तो हम सिर्फ सीमेंट ही नहीं बेचते, हम बहुत चीजें बेचते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि जैसे मैंने सीमेंट भी बेचा, लोहा भी बेचा, तो सभी पे 14% टैक्स तो होगा नहीं, तो मैं एसजीएसटी लिखूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि एसजीएसटी 14 वाला है 18। तो यहाँ पर आप एसजीएसटी लिखने के बाद ऐसे भी लिख लीजिए कि एट द रेट 14%। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे हमें याद रहेगा कि ऐसा स्टेट जीएसटी हम वो वाला लगा रहे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को 14% टैक्स देंगे, ठीक है। बाकी ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड इससे अदर को सेम ही रहने दीजिए और सेव कर लीजिए। देखिए 14% टैक्स लग गया है 10,000 पे और 1,400 रुपये आ गया, ठीक है। एक बार और इंटर दबाइए तो आप सीजीएसटी बनाना है, तो LL+C, ठीक है। ये भी 14% वाला, याद रखना। अगर आपको एसजीएसटी 18% वाला चाहिए होगा तब भी आपको बार बार LL+C करके क्रिएट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं CGST, ठीक है। और एट द रेट 14%, क्योंकि ये भी टैक्स 14% वाला है। ओके, फिर से ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, बिल्कुल अदर ही छांट दीजिए क्योंकि अदर करने पर ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, अब कितना परसेंटेज है, 14% है। किस पर है, ऑन टोटल सेल पर पड़ेगा भाई टैक्स। कहां पड़ेगा, टोटल सेल पे चेक करना, ठीक है। ओके, उसके बाद राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल क्योंकि जीएसटी टोटल सेल पे। अब यहां पर ड्यूटी का टाइप जो है वो जीएसटी चुन लीजिएगा। और टाइप क्या होगा आपका, अप्रोचेस टू जीएसटी में बोथ है, सर्विस भी दे रहे हैं आप, सामान भी बेच रहे हैं, नहीं हम तो सिर्फ सामान बेच रहे हैं, तो गुड ले लीजिए। ओके, मेथड ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू पे, कि वो कितनी कीमत है उस पे चुनिए, कितने पैकेट बेचे हैं उस पे टैक्स मत लगाइए क्योंकि जीएसटी वैल्यू पे लगता है। ओके, इंटर, यस। तो देखिए सीजीएसटी भी 40% यहाँ पर लग गया। अब इसे आप इंटर करके सेव कर लीजिए, यस सेव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टैक्स वाला सामान खरीद लिया है। अब हम टैक्स वाले सामान को बेच देते हैं, तो हम बेचने के लिए हम करते हैं सेल, वाउचर में क्लिक, और पार्टी का नाम है, हमने गीता से लेकर सीता को बेचा है तो सीता का नाम है नहीं, तो LL+C करके क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सीता, ठीक है, सीता। और सीता जो है वो सामान खरीदने वाली, मतलब हमने सामान जिससे खरीदा है वो तो थी गीता, और सीता को हमने सामान बेचा है, तो जिसको सामान बेचा है उसे कहते हैं सेंडिटरी डेबिटर। तो हमने सेंडिटरी डेबिटर छांटा, ठीक है। उसके बाद इंटर इंटर इंटर, ठीक है। और इसका एड्रेस भेजना है नैनीताल, ठीक है। और ये उत्तराखंड ही राज्य है,
नैनीताल, और ये उत्तराखंड राज्य ही है, और पिन कोड मुझे याद नहीं है, तो मैं इंटर 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 करके सेव कर लेता हूँ। ओके, इंटर 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 इंटर, ये भी सेव हो गया। ये सीधा आ गया। अब सेल लीजर, क्योंकि टैक्स वाला सामान अपने ही राज्य में बेच रहे हैं, यानी अपने ही राज्य मतलब जहां मेरी कंपनी है, तो उसे हम सेल जीएसटी कहते हैं, तो इंटर। और हम बेच क्या रहे हैं, एसीसी। तो देखिए यहाँ पर एसीसी सीमेंट लिखा भी आ गया और 20 बैग आ गया। एसीसी एसी लिखते ही तो इसमें इंटर दबाइए और 20 की 20 बैग बेच दीजिए। 500 के हिसाब से खरीदा था तो 600 के हिसाब से बेचते हैं, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एक बार इंटर दबाया तो ये आया, एक और बार इंटर दबाया तो ऐसा आ गया। अब हमें टैक्स लगाना होगा। जब खरीदने में हमने टैक्स दिया है तो बेचते वक्त भी हम टैक्स लेंगे। तो अभी तो हमने पहली से बनाया है, तो हमें यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं, बस आप एस लिख दीजिए। तो साइड में ऑप्शन आ गया है, देखिए SGST 14%। अगर कोई और टैक्स वाला बेचते वक्त टैक्स अलग होता जैसे 18%, तो फिर से मुझे LL+C करके SGST 18% करके एक और बनाना होता। तो SGST 14% मैंने चुना, तो देखिए 14% लग गया। वहां पर 14 था, यहाँ 1680, थोड़ा टैक्स ज्यादा ले लिया हमने। इसके बाद CGST करा तो C लिखा, तो फिर से हमारा 40% लग गया। बस इंटर इंटर आप करके से टोटल भी हो चुका है, बस आप इसे सेव कर दीजिए। तो हमने सामान खरीद भी लिया, बेच भी लिया। चलिए आइए से एक बार हम बैलेंस शीट में देख भी आते हैं। जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो हमारे पास भी करंट लिबिलिटीज भी है, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, पेमेंट थोड़ा करी। तो देख के आते हैं किस किस को देना है। देखो इस बार हमने टैक्स भी चुकाना है 560 रुपए का। ठीक है, आप सोचेंगे यार कि जब आपने सामान खरीदा था तो 1400 रुपए का टैक्स पड़ा था और बेचा था तो 1600 कुछ का टैक्स पड़ा था, लेकिन यहाँ पर टैक्स तो 560 ही ले रहा है। देखिए जो आपने सामान खरीदते वक्त 1400 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दिए हैं और बेचते वक्त जो आपने 1600 टैक्स लिया हुआ है, तो आपको उनको माइनस करके ही टैक्स चुकाना होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए जब आपने सामान खरीदा था तो 100 रुपए का टैक्स दे के आए थे गवर्नमेंट को, और जब आपने सामान बेचा तो उसके बाद आपने 120 रुपए टैक्स लिया जिससे आपको सामान बेचा। अब पहले आपने 100 रुपए टैक्स दिया था सामान खरीदते वक्त और बेचते वक्त 120 रुपए लिया, यानी आपने इस बार 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया ना। तो 100 रुपए का गवर्नमेंट कहती है कि 100 रुपए आप अपने पास रखिए, क्योंकि वो तो आपकी लागत थी। तो 100 रुपए आपने अपने पास रखा तो 20 रुपए ही आपको अब टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखो इस चीज को, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज में कि 100 रुपए टैक्स जब आपने सामान खरीदा था तो 100 रुपए टैक्स चुकाया था, और जब वापस किसी से पैसे लेने थे तो उससे 120 रुपए टैक्स लिया था। तो आपने 100 रुपए आपने काट लिए तो बचा कितना, 20 रुपए। तो आपको अब गवर्नमेंट को केवल 20 रुपए टैक्स और देना होगा। ठीक है ना, ओके। चलिए इसके बाद अंदर इंटर करेंगे तो दोनों में कितना टैक्स है ये दिखा। सैनिटरी क्रेडिटर के अंदर इंटर करेंगे तो फिर से गीता का नाम आ गया कि गीता से लेना है। ठीक है, इसी तरीके से असिस्ट की बात है तो लेना किससे है, तो सैनिटरी डेबिटर में चलीजिए। टैक्स तो हमने सब ले लिया है, तो यहाँ पर है ये है 15,360 सीता से लेना। अगर आप इंटर करेंगे तो अप्रैल के महीने का लेना है, फिर से इंटर करेंगे तो इतना टैक्स सहित लेना है, और इंटर करेंगे तो पूरा ही पूरा वाउचर आपको आ जाएगा। क्लियर है ना। आप चाहें तो इसको ये एज ए बिल भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं कि आपने ये ले लिया है, तो यहाँ पर आप प्रिंट दबाएंगे तो आप इस चीज को बिल की तरह प्रिंट भी कर सकते हैं। बस आपने इंटर दबाना है और प्रीव्यू चेक करना है, सब कुछ प्रिंटर में आ जाएगा। तो एज ए ये बिल आपका बिल भी जनरेट हो सकता है। ठीक है ना, जो आपने बिल बेचा है, सामान बेचा है, उसका बिल जनरेट करने का यही एक तरीका है कि आप सेल अकाउंट के अंदर जाएं और अंदर में प्रिंट को क्लिक करें। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं। ये आप बैलेंस शीट के अंदर जाइए। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स में जाइए, उसके बाद डेबिटर में जाइए। सीता को बिल देना है तो सीता के अंदर जाइए, अप्रैल महीने का देना है तो अप्रैल के अंदर जाइए, उसके बाद और अंदर जाइए। जब ये ऐसा बिल वाला आ जाए तो आप प्रिंट में क्लिक कीजिए और इंटर दबाइए और इसका प्रीव्यू जरूर देख लीजिए। तो ये इसका बिल बन के तैयार है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम किसी को बिल भी दे सकते हैं। ओके, चलिए अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब हमारी बात आती है जो हमने सामान खरीदा है उसका पेमेंट देने की, और जो सामान बेचा है उसका पेमेंट देने की। ठीक है, तो हम वाउचर के अंदर गए, सबसे पहले हम पैसे ले लेते हैं। तो रिसिप्ट में क्लिक करते हैं, रिसिप्ट में 23 डाल देता हूँ। अकाउंट जो है इस बार मैं कंपनी के बैंक अकाउंट में ले लेता हूँ, जो कि पहले से उसमें 4,99,500 है। हमने गीता को सामान लिया था और सीता को बेचा है, तो जिसको बेचा है उससे रुपया लेना हम रिसिप्ट में लेते हैं, तो हम सीता से रुपये लेते हैं। तो सीता में इंटर किया तो यहाँ पर उसकी पेमेंट आ गई है कि इससे हमने 15,360 रुपये लेने हैं। तो आप इंटर दबाइए। ये देखिए हमने यहाँ पर उसका बैलेंस 0 हो गया और हमारी कंपनी के
SBI बैंक अकाउंट में रुपये 5 लाख से भी बढ़ के 5,14,860 हो चुके हैं। बस आप इंटर करिए और सेव कर लीजिए। हमने पेमेंट ले ली है। अब हमने क्या करना है, जो सामान खरीदा था गीता से उसके पेमेंट करनी है ना। तो हमने जो सामान खरीदा था यानी तिवारी इंटरप्राइजेस ने जो सामान खरीदा है उसके रुपया देना पेमेंट कहलाता है। तो आप F5 में क्लिक कर लीजिए तो पेमेंट आया, और पेमेंट जो है वो है 23 रिसिप्ट नंबर डाल देते हैं, या कोई और रिसिप्ट नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि किस अकाउंट में डाला, ठीक है, आपने उसको कैसे पेमेंट करी, कैश की है तो कैश लिख लीजिए। कंपनी के बैंक अकाउंट में तो आप करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा है ना, आप तो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज जो है वो हमारे, आप कैश तो दे सकते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट से भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने कैसे उसको पेमेंट की है ये आपको बताना होगा। तो मैंने कंपनी के बैंक अकाउंट से उसे पैसे देने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास 5,14,000 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गीता। तो गीता आ गया, तो गीता को हमने देने हैं 12,800 यानी 12,800 रुपये। जब मैं इंटर करता हूं तो देखिए कंपनी का बैलेंस कम हो जाएगा, ये ठीक है, और इसकी पेमेंट चुका दी है। तो बस इंटर करके आप सेव कर लीजिए। ओके, एक पेमेंट होगी, लेकिन एक पेमेंट और बची है। आप सोचेंगे कौन सा, हमने तो सामान जो खरीदा था दे दिया। आपने गवर्नमेंट को भी तो टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट को जो हमने जीएसटी ली थी उसके पैसे देना भी क्या कहलाता है, पेमेंट ही कहलाता है। तो पेमेंट में हम यहाँ पर रिसिप्ट नंबर 1 डालते हैं, पहली बार टैक्स दे रहा हूं मैं, और कंपनी के अकाउंट से ही मैं इसको देता हूं क्योंकि कैश तो जमा होता नहीं टैक्स, ऑनलाइन ट्रांसफर या गूगल पे के थ्रू ही होगा। तो मैंने ये छांटा है, और पर्टिकुलर में मैंने लिख दिया, एक तो मैंने देना है SGST, तो SGST लिख लीजिए आप। तो SGST 14% वाले में इंटर करा तो 280 रुपये देने हैं, लिखा गया। आप 280 रुपये लिखिए और इंटर दबा दीजिए, खत्म। इसी तरीके से CGST देना है तो CGST लिखिए, इंटर दबाइए तो 280 रुपये देने हैं तो 280 लिखिए, देखिए 280, इंटर दबाइए तो ये भी 0 हो गया और कंपनी का अकाउंट में से बैलेंस भी कम हो गया। बस आप इंटर कर लीजिए। इस तरीके से अब हमने टैक्स भी दे दिया है और पेमेंट ले भी ली है और दे भी दी है। आप इसे बैलेंस शीट में या डे बुक में जाके चेक कर सकते हैं कि देखिए मोहन की पेमेंट हो गई है, राम की पेमेंट हो गई है, गीता की पेमेंट हो गई है, CGST यानी टैक्स भी आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने SGST CGST सभी की पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। CGST के अंदर आप जाएंगे तो आपको दोनों दिखाई देने लगेंगे कि आपने दोनों टाइप के टैक्स दे दिए, बाहर से एक डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हैं कि आपको करंट लिबिलिटीज है ही नहीं, यानी किसी से रुपए ही लेने ही नहीं है, नहीं सॉरी, करंट लिबिलिटीज मतलब किसी को पैसे देने ही नहीं है। और करंट एसेट्स का मतलब देखो, सैनिटरी डेबिटर में किसी का नाम नहीं आ रहा, कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा, यानी रुपया भी लेने भी नहीं है। अभी आपके पास कैश 100 रुपया पड़ा हुआ है और बैंक के अकाउंट में इतना है और गूगल पे अकाउंट में इतना है। चलिए वापस चलते हैं। इसके बाद हम अब करते हैं अपना लास्ट ट्रांजेक्शन। अब हमारा चौथा एग्जांपल है बेस्ड ऑन परचेज IGST एंड सेल IGST एट द रेट 18%। इस बार तिवारी इंटरप्राइजेस ने जो ऋतिक हैं बरेली यूपी के रहने वाले 500 रुपए के हिसाब से 20 बैग ACC सीमेंट खरीदे हैं, और जगदीश जोशी वसंत विहार नई दिल्ली वाले हैं को 600 रुपए के हिसाब से बेच दिया है। यहाँ पर ऋतिक और जगदीश अलग अलग राज्य यूपी और नई दिल्ली में रहते हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते थे, ठीक है, ये ठीक, एक इंडिया का और एक बाहर का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऋतिक जो है जिससे हमने सामान खरीदा है वो है सैनिटरी क्रेडिटर, और जगदीश जिसको हमने सामान बेचा है वो सैनिटरी डेबिटर। आइए इसकी एंट्री करना सीखते हैं। इसके लिए आप वापस गेटवे ऑफ टैली में आइए, बाउचर के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर बाउचर में इंटर कीजिए। तो सबसे पहले सामान खरीदना है तो आप लिखिए परचेज, ठीक है। आप यहाँ पर परचेज है, रिसिप्ट नंबर 24 होगी, डेट तो 1 अप्रैल हो गई, पार्टी का नाम है ऋतिक, और ऋतिक को हमने फिर से क्रिएट करना होगा क्योंकि अभी है नहीं। तो या तो आप क्रिएट में क्लिक कर लीजिए या LL+C से क्रिएट कर लीजिए। तो हम लिखते हैं ऋतिक, ठीक है। ऋतिक क्योंकि हम उससे सामान खरीद रहे हैं तो सैनिटरी क्रेडिटर कहलाएगा, और बेचते तो सैनिटरी डेबिटर। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है, इसका ध्यान देना है। ऋतिक जो है वो यूपी के हैं, ठीक है, ओके, मैंने यूपी लिख दिया, बरेली में लिख देता हूँ उसमें बरेली, और राज्य जो है उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश है इस बार, ठीक है। और इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं, इंटर इंटर इंटर, ये देखिए
इंटर ये ऋतिक आ गया। और खरीद रहे हैं क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य का है, हम तो उत्तराखंड के हैं और हम यूपी वाले से खरीद रहे हैं, तो वो हो गया परचेज IGST। ओके, तो इसके बाद हमने ACC सीमेंट खरीदा है जो कि अभी 0 बैग हो चुके हैं क्योंकि हमारा बिक चुका था। और इस बार भी हम 20 बैग्स खरीद रहे हैं 500 के हिसाब से, और ये रहा। ठीक, अब खरीदने के बाद एक बार इंटर दबा देते हैं। इस बार हमने टैक्स लेना है 18%, ठीक है ना। और अब टैक्स बनाने के लिए, क्योंकि हमने IGST तो बनाया नहीं है, तो इसलिए फिर से हम LL+C बनाते हैं। इस बार हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बनाने की जरूरत नहीं है। IGST जो है वो ऑटोमेटिकली 15% यानी 50% जो है वो दोनों को बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे IGST @18%, यही था ना। ओके, और आप इंटर कर दीजिए, और ये है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाइए। ओके, अदर में रहने दीजिए, इसे हम 18% करेंगे, ठीक है। ऑन टोटल सेल ही लगाएंगे, नॉट एप्लीकेबल, ये GST है, बिल्कुल GST है, IGST को GST कहते हैं, गुड है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन वैल्यू है ये भी। ओके, इंटर। तो देखिए 18% के हिसाब से लग गया। बस आप इंटर 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 करके इसे सेव कर लीजिए। ये लीजिए, हमने परचेज कर दिया। अब हम सेल कर लेते हैं, तो सेल में करते हैं जगदीश को बेचना है, तो पार्टी का नाम जगदीश है नहीं, तो वही LL+C करके बनाइए, और यहाँ पर लिख दिए जगदीश। और हम जगदीश, क्योंकि सामान जिसको हम बेच रहे हैं वो जगदीश है, तो उसे हम बोलेंगे सेंडेटरी डेबिटर, ठीक है। जो हमसे सामान लेगा वो डेबिटर, और जिससे हम सामान लेंगे वो क्रेडिटर, ठीक है ना। तो यस, ओके। और याद रखिए इस बार जगदीश जो है वसंत विहार का, और राज्य जो है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली हमने छांट लिया है, पिन कोड पता नहीं, और इंटर 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 सेल, ठीक है। सेल लेजर है सेल IGST, क्योंकि वो जिसे हमने बेचा है जगदीश वो दिल्ली में रहने वाला है और तिवारी इंटरप्राइजेस उत्तराखंड में है, तो अलग राज्य में बेचा तो सेल IGST। और हम इसे ACC सीमेंट बेच रहे हैं जो कि 20 बैग है, यहाँ पर नजर आ रहा है। इंटर। आप एक काम करिए, 20 के 20 बैग दीजिए, 20 के 20 बेच दीजिए 600 के हिसाब से। और एक बार और देखिए, इसके बाद एक बार और इंटर करते ये गायब होगा। आप टैक्स लगाइए, तो हम पहले बना चुके हैं IGST, याद रखना जिस टैक्स पे हमने खरीदा होता है उसी टैक्स पे ये बिकता है, ठीक है। ओके, इंटर इंटर इंटर, और ये लीजिए हमने बेच भी दिया है, ठीक है। एक बार बैलेंस शीट में देख कर आते हैं, तो बैलेंस शीट में हम गए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर करंट लिबिलिटीज भी है, यानी हमने रुपए देने हैं, टैक्स के भी देने हैं और ऋतिक के भी देने हैं। उसके बाद करंट एसेट की बात करें तो हमारे पास डेबिटर के अंदर अगर जाते हैं तो जगदीश से लेने भी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वापस ट्रांजैक्शन में वाउचर में चलते हैं, तो सबसे पहले हम अपना पैसा चुका लेते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा, आप पैसे लेना चाहते हैं या पहले पैसे देना चाहते हैं। तो मैं पेमेंट पहले कर लेता हूँ। पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने ऋतिक से सामान खरीदा है और गवर्नमेंट का टैक्स देना है वो चुका देता हूँ, क्योंकि सामान खरीदा गया है तो उसके पैसे देना पेमेंट कहलाता है, और सामान बेचा है तो पैसे लेना रिसिप्ट। तो हम यहाँ पर 24 डाल देते हैं, और यहाँ पर हम बैंक के अकाउंट से या कंपनी के अकाउंट से दे देते हैं, या कैश, क्योंकि कैश में तो 100 रुपया था मुझे याद भी है, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में दे देते हैं, ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं आपके ऋतिक को, तो हम ऋतिक लिखेंगे, ये आया ऋतिक, तो ऋतिक को देने हैं 11,800 रुपये, ठीक है, 11,800 रुपये, यस। अब इंटर इंटर, देखिए कंपनी के अकाउंट से पैसे कम हो गए और यहाँ 0 हो गया। ओके, इंटर इंटर, ये से साथ ही साथ हमने टैक्स भी देना है, तो 2 करके अकाउंट जो है वो भी कंपनी के अकाउंट से ही हमें देना होगा, बैंक ट्रांसफर हुआ, क्योंकि एक तो देना है IGST, बस IGST देना है 360 रुपये, तो 360 रुपये हमने रुपये चुका देने, बस इंटर, यस, रुपये चुका भी दिए, पूरा टैक्स दे दिया, पूरी पेमेंट। अब हमने रुपये लेने हैं, रुपया लेना, जो मैंने सामान बेचा था जगदीश को उसके रुपये मांगने हैं, तो उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। तो रिसिप्ट में हम 24 ही डाल देते हैं। ओके, अकाउंट कैश, तो अभी कैश ले लेते हैं उससे, ठीक है। अब कैश लेते हो या चाहे बैंक में लेते हो या गूगल पे लेते हो, आपकी इच्छा, आपको बस ये अकाउंट में उस चीज को बदलना है कि आप पैसे कहाँ ले रहे हो। उसने जब रुपए दिए, आपके कैश दिया तो कैश, बैंक कंपनी के अकाउंट में डाला तो कंपनी में, या गूगल पे वाले अकाउंट में डाला तो गूगल पे में लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं ये भी है अभी कैश ले लेता हूँ। तो कैश किससे लेना है, हमने जगदीश से लेना है, ये रहा। तो जगदीश से लेना है 14,160 रुपये, तो मैंने 14,160 रुपये ले लिए हैं। और देखिए आपका कैश बढ़ गया है 14,260, क्योंकि 160 लिए, 100 पहले से थे, और यहाँ 0 हो गया। ओके
ओके, तो ये भी हमारा रिसिप्ट वाला भी ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। इस तरीके से हमने पूरे पैसे ले भी लिए हैं और पैसे चुका भी लिए। अब इसको एक बार हम वहाँ वापस चलते हैं और बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में करंट लिबिलिटीज में कुछ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं लेना है, किसी को रुपए चुकाने नहीं है। करंट एसेट्स में सैनिटरी डेबिटर में रुपए नहीं है, तो किसी को पैसे हमने लेने भी नहीं है। डेबिटर्स मतलब जिससे पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने भी नहीं है। लिबिलिटीज मतलब देने हैं, हमें किसी को रुपए देने भी नहीं है, यहाँ तक कि टैक्स भी नहीं चुकाना है क्योंकि हम चुका चुके हैं। और फायदा हमें कितना हो गया है, 4200 रुपए का हो चुका है। ठीक है, ओके। अब बात आती है, क्या हम अपने कैश के पेमेंट को, यानी जो हमारे पास कैश है और गूगल पे में है, क्या हम अपने कंपनी के अकाउंट में डाल सकते हैं? हाँ। या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं? हाँ। ठीक है, तो कैसे? इसके लिए आप ट्रांजेक्शन में वाउचर के अंदर चाहिए और कॉन्ट्रा वाउचर को चुन लीजिए। तो कॉन्ट्रा ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब आप अकाउंट में उसको लिखिए जहां पैसे डालना चाहते हैं। मैं सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में डालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कंपनी बैंक अकाउंट डालता हूं। अब कहां से, एक तो मैं कैश डालना चाहता हूं, तो मैंने कैश लिखा। तो कैश में है 14,260 रुपया। ओके, इंटर। देखो जीरो हो गया और कंपनी का अकाउंट बढ़ गया। अगर कुछ और भी है तो और भी यहाँ पे एंट्री डाल सकते हो, यहाँ तो इंटर करके सेव। एक गूगल पे में भी थे तो जी पे लिख दिया। जी पे में 600 रुपये हैं। अगर अलग अकाउंट में है तो 600, क्योंकि इसकी एंट्री कर दो, क्योंकि अकाउंट में तो हमने दिखाना ही है। तो 600, ये देखो वो भी जीरो हो गए, गूगल पे में से भी गई और कंपनी के अकाउंट में बढ़ गए। तो आप सेव कर लीजिए इसे। पैसे आपने कैसे जमा किए हैं वो डाल सकते हैं गूगल पे में, क्योंकि बैंक ट्रांसफर है तो कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ओके, यस। अब देखिए बैलेंस शीट में आके, जब आप बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है, और करेंट एसेट्स के अंदर जाते हैं, तो देखो ना आपके पास कैश हैंड है, हाथ में है ही नहीं, क्योंकि कैश तो हमने बैंक में डाल दिया। और बैंक अकाउंट के अंदर गूगल पे वाला ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपने कहाँ डाल दिया है, कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिया है। इस तरीके से आप चाहें तो कंपनी के बैंक अकाउंट से रुपये निकालना चाहें, कैश इन हैंड करना चाहें, तो आप वापस कॉन्ट्रा में जाके कर सकते हैं। बस आपको कॉन्ट्रा में जाना है, आपको अकाउंट में उस जगह का नाम डालना है जहां आप लेना चाहते हो। जैसे कैश लेना चाहते हो तो कैश लिखिए, कैश में भी एक भी रुपया नहीं है। कहाँ से रुपया लाना चाहते हो, तो कंपनी के अकाउंट से लाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंपनी के बैंक अकाउंट में से कितने चाहिए, 10,000 रुपये निकालना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये लिखिए और इंटर कर दीजिए। तो देखो कैश 10,000 हुआ और बैंक के कंपनी के अकाउंट में से रुपये कम हो गए। अब अगर आप वापस बैलेंस शीट में आए तो आपको दिख रहेगा कि कैश इन हैंड 10,000 आ गया और कंपनी के अकाउंट में पैसे कम हो गए। तो इस तरीके से आप कंपनी के पैसे रुपये निकाल भी सकते हैं और कंपनी के बैंक अकाउंट में रुपये जमा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब एक केस और भी अराइज हो सकता है यहाँ पर, कि हो सकता है कि आपने सामान खरीदा हो और सामान खरीदने के बाद आपको वो चीज़ खराब लगी हो और आपने अपना सामान लौटा दिया हो। एक पैकेट लौटाए या सभी लौटा दिया, क्लियर है ना? इसी तरीके से आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा होगा और कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया या वो खराब निकले, तो वो कस्टमर आपको आपका सामान लौटा देगा। ठीक है,